एल्गर ने उन्हीं शब्दों और हावभाव से उत्तर दिया। उसके खुरदरे चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, जिसकी संरचना बहुत अच्छी थी। अभिवादन के बाद एल्गर केबिन में दाखिल हुआ और गलियारे के दूर छोर पर स्थित कैप्टन के केबिन की ओर बढ़ा। आश्चर्य की बात यह है कि रास्ते में उनका सामना किसी नाविक से नहीं हुआ। पूरी जगह कब्रिस्तान की तरह शांत थी। कैप्टन के केबिन के दरवाजे के पीछे फर्श पर मुलायम भूरे रंग का कालीन बिछा हुआ था। कमरे की विपरीत दिशा की दीवारों पर एक बुकशेल्फ और एक वाइन रैक था। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में पीले कवा वाली किताबें और गहरे लाल रंग वाली शराब की बोतलें अजीब लग रही थीं। मोमबत्ती वाली मेज पर स्याही की एक बोतल, एक कलम, काले धातु की दूरबीन की एक जोड़ी और पीतल से बना एक सेक्सटेंट था। मेज के पीछे एक अधेड़ उम्र का पीला आदमी कैप्टन की टोपी पहने बैठा था, जिस पर एक खोपड़ी थी। जैसे ही एल्गर उसके पास आया, उसने धमकी भरे स्वर में कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं, एल्गर ने शांति से कहा, इतना शांत कि ऐसा लगा जैसे वह मौसम पर टिप्पणी कर रहा हो। आप? वह आदमी अप्रत्याशित उत्तर से स्तब्ध लग रहा था। इसी क्षण एल्गर थोड़ा आगे की ओर झुका और अचानक कमरे में तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वे केवल डेस्क से अलग नहीं हो गए। पिताजी। एल्गर ने अपने कंधे को कस लिया और उस आदमी का गला घोंटने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ के पीछे मायावी मछली की तरह जो दिखाई देने लगे, क्योंकि उसने पागलपन से उस आदमी का गला घोंटने के लिए और अधिक ताकत जुटा ली, जिससे उसे प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। दरार, तेज कर्कश ध्वनि के बीच जैसे ही उसका शरीर ऊपर उठाया गया, उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके पैर तेजी से कांपने लगे, इससे पहले कि वे जल्द ही गतिहीन हो जाते। जैसे ही वह लक्ष्यहीन होकर देखता रहा, उसकी पुतलियां चौड़ी होने लगीं। उसके पैरों के बीच से बदबू आ रही थी, क्योंकि उसकी पैंट धीरे धीरे गीली हो गई थी। उस आदमी को उठाते समय एल्गर ने अपनी पीठ नीचे कर ली और दीवार की ओर बढ़ गया। टकराना। उसने उस आदमी को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और दीवार पर आगे की ओर प्रहार किया। उसकी अत्यंत मांसल भुजा विकराल थी। लकड़ी की दीवार में एक छेद खुल गया और समुद्र की गंध के साथ बारिश होने लगी। एल्गर ने उस आदमी को केबिन से बाहर फेंक दिया, सीधे पहाड़ों जैसी विशाल लहरों में। हवा अंधेरे में चिल्लाती रही, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रकृति ने सब कुछ निगल लिया। एल्गर ने एक सफेद रुमाल निकाला और उसे भी समुद्र में फेंकने से पहले अपने दाहिने हाथ को सावधानी से पहुंच लिया। वह पीछे हट गया और धैर्यपूर्वक कंपनी की प्रतीक्षा करने लगा। 10 सेकंड से भी कम समय में सामने से गोरा आदमी दौड़कर आया और पूछा, क्या हुआ? कप्तान भाग गया है, अल्जीरिया ने हौंकते हुए नाराजगी भरे अंदाज में जवाब दिया। मुझे नहीं पता था कि उसके पास अभी भी अपनी कुछ बेयॉन्डर शक्तियां हैं। धतेरी की, गोरे आदमी ने धीरे से शाप दिया। वह खुले स्थान तक गया और दूर तक घूरता रहा, हालांकि लहरों और बारिश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भूल जाओ, वह सिर्फ अतिरिक्त लूट थी, गोरे आदमी ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। ट्यूडर युग के इस भूत जहाज को खोजने के लिए हमें अभी भी पुरस्कृत किया जाएगा। भले ही वह समुद्र का रक्षक होता, तो भी वह इस मौसम की स्थिति में जल्दबाजी में समुद्र में गोता नहीं लगाता। अगर तूफान जारी रहा तो कैप्टन अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। एल्गर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। लकड़ी की दीवार बड़ी तेजी से अपनी मरम्मत कर रही थी। उसने दीवार की ओर देखा और अवचेतन रूप से अपना सिर पतवार और पाल की ओर कर लिया। वह पूरी तरह से जानता था कि सभी लकड़ी के तख्तों के पीछे क्या चल रहा था। मुख्य साथी, दूसरा साथी, चालक दल और नाविक मौजूद नहीं थे। जहाज पर कोई जीवित व्यक्ति नहीं था। इस सारे खालीपन के बीच पतवार और पाल अपने आप ही अजीब तरीके से चलने लगे। एल्गर ने फिर से दफूर का चित्रण किया, जो भूरे सफेद कोहरे में ढका हुआ था और आहें भर रहा था। वह पीछे मुड़ा और बाहर की ओर शक्तिशाली लहरों की ओर देखा और प्रत्याशा और विस्मय से भरते हुए ऐसे बोला, एक नया युग शुरू हो गया है। महारानी बरोक बैकलुंड, लोएन साम्राज्य की राजधानी। ऑड्रे हॉल ने कुछ देर पहले हुई अपनी मुलाकात पर अविश्वास करते हुए अपने गालों पर चुटकी काट ली। उसके सामने ड्रेसिंग टेबल पर पुराना कांसे का दर्पण टुकड़ों में बिखर गया था। ऑड्रे ने अपनी नजर नीचे की ओर डाली और अपने हाथ के पिछले हिस्से पर घूमता हुआ क्रिम्सन देखा। ये किसी सितारे को दर्शाने वाले टैटू जैसा था। क्रिम्सन धीरे धीरे फीका पड़ गया और उसकी त्वचा में गायब हो गया। केवल इस समय ऑड्रे को यकीन था कि यह कोई सपना नहीं था। मुस्कुराते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। वह खुद को खड़ा होने से रोक नहीं सकी और फिर नीचे झुककर अपनी पोशाक का किनारा ऊपर उठाया। वह हवा की ओर मुड़ी और जीवंत नृत्य करने लगी। ये प्राचीन योगिनी नृत्य था, जो इस समय राजपरिवार के बीच सबसे लोकप्रिय नृत्य था। जब वह शालीनता से आगे बढ़ रही थी तो उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। दस्तक दस्तक। अचानक किसी ने उसके शयनकक्ष का दरवाजा खटखटाया। कौन है भाई? ऑड्रे ने तुरंत अपना नृत्य रोक दिया और अधिक सुंदर दिखने के लिए अपनी पोशाक को ठीक करते हुए पूछा। मेरी लेडी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपको समारोह की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ऑड्रे की नौकरानी ने दरवाजे के बाहर से पूछा। ऑड्रे ने ड्रेसिंग टेबल पर लगे दर्पण में देखा और जल्दी से अपने चेहरे से मुस्कुराहट मिटा दी, केवल मुस्कुराहट का एक छोटा सा संकेत छोड़ दिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ प्रस्तुत करने योग्य है, उसने धीरे से जवाब दिया, अंदर आओ। दरवाजे का हैंडल घूम गया और एनी, उसकी नौकरानी, ने अंदर धकेल दिया। ओह, ये टूट गया, एनी ने तुरंत पुराने कांस्य दर्पण का परिणाम देखते हुए कहा। ऑड्रे ने पलकें झपकाईं और धीरे से कहा, हाँ, सूसी अभी यहाँ थी। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि उसे कहर बरपाना पसंद है। सूसी एक गोल्डन रिट्रीवर थी जो शुद्ध नस्ल की नहीं थी। यह उसके पिता काउंट हॉल को दिया गया एक उपहार था जब उन्होंने एक फॉक्सहाउंड खरीदा था। फिर भी ऑड्रे ने इसे पसंद किया। आपको इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए, एनी ने कहा जब उसने कांस्य दर्पण के टुकड़ों को कुशलतापूर्वक और सावधानी से उठाया, कहीं से उसकी मालकिन को चोट न पहुंचे। जैसे ही उसने साफ सफाई पूरी की, उसने मुस्कुराते हुए ऑड्रे से पूछा, तुम कौन सी पोशाक पहनना चाहती हो? ऑड्रे ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, मुझे मेरे 17वें जन्मदिन के लिए श्रीमती गिनी द्वारा डिजाइन की गई पोशाक पसंद है। नहीं, आप एक औपचारिक समारोह में एक ही पोशाक 2 बार नहीं पहन सकते, अन्यथा अन्य लोग गपशप करेंगे और हॉल परिवार की वित्तीय क्षमता पर सवाल उठाएंगे, एनी ने असहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मुझे ये सचमुच पसंद है, ऑड्रे ने सौम्य तरीके से जोड़ दिया। आप इसे घर पर पहन सकते हैं या जब आप किसी ऐसे कार्यक्रम में भाग लेते हैं जो इतना औपचारिक नहीं है, एनी ने दृढ़ता से कहा, यह सुझाव देते हुए कि यह समझौता योग्य नहीं है। फिर ये 2 दिन पहले श्री सेटेस द्वारा दी गई आस्तीन पर कमल के डिजाइन वाला होना चाहिए, ऑड्रे ने अपनी प्यारी मुस्कान बरकरार रखते हुए स्पष्ट रूप से हंसते हुए कहा। तुम्हारा स्वाद हमेशा बहुत अच्छा होता है, एनी ने पीछे हटते हुए कहा और दरवाजे की ओर चिल्लाए, छठा ड्रेसिंग रूम। इसे भूल जाओ, मैं इसे खुद लाऊंगी। नौकरानियां काम करने लगीं। पोशाक, सहायक उपकरण, जूते, टोपी, मेकअप और हेयर स्टाइल, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता था। जब ये लगभग तैयार हो गया, काउंट हॉल गहरे भूरे रंग का वास्कट पहने हुए दरवाजे पर दिखाई दिया। उसके पास उसके कपड़ों के समान रंग की टोपी और अच्छी मूंछें थीं। उसकी नीली आंखें खुशी से भरी थीं, लेकिन उसकी ढीली मांसपेशियां, चौड़ी कमर और जुर्रियां स्पष्ट रूप से उसके सुंदर यौवन को नष्ट कर रही थीं।
काउंट हॉल ने दरवाजे पर 2 बार दस्तक देते हुए कहा, बैकलून का सबसे चमकीला गहना, अब हमारे जाने का समय हो गया है। पिताजी, मुझे ऐसा कहना बंद करो, नौकरानियों की मदद से उठते हुए ऑड्रे ने विरोध किया। ठीक है, अब चलने का समय है मेरी खूबसूरत छोटी राजकुमारी, काउंट हॉल ने अपना बायां हाथ मोड़ते हुए ऑड्रे को उसकी बांह पकड़ने का संकेत देते हुए कहा। ऑड्रे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, यह मेरी माँ श्रीमती हॉल काउंटेस के लिए है। फिर इस तरफ काउंट हॉल ने मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ झुकाया और कहा, यह आपके लिए है, मेरा सबसे बड़ा गौरव। रॉयल नेवी बेस प्रिट्स हार्बर ओक द्वीप। जब ऑड्रे ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और गाड़ी से नीचे चली गई तो वह अचानक अपने सामने रथ को देखकर चौंक गई। कुछ ही दूरी पर सैन्य बंदरगाह में धातु के प्रतिबिंबों से झिलमिलाता एक विशाल जहाज था। इसमें कोई पाल नहीं था, जहाज के सिरों पर केवल एक वेधशाला डेक, 2 ऊंची चिमनी और 2 बुर्ज बचे थे। यह इतना भव्य और विशाल था कि पास में पालों का बेड़ा किसी विशाल जहाज के चारों ओर एकत्रित नवजात बौनों की तरह लग रहा था। तूफानों के पवित्र भगवान, ओह स्वामी, एक लोहे से ढका युद्धपोत। हंगामे के बीच ऑड्रे भी मानव जाति द्वारा बनाए गए इस अभूतपूर्व चमत्कार से हैरान थी। यह एक समुद्री चमत्कार था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अभिजात वर्ग, मंत्रियों और संसद सदस्यों को खुद को शांत करने में थोड़ा समय लगा। फिर आकाश पर एक काले धब्बे का आकार तब तक बढ़ना शुरू हुआ जब तक कि उसने आकाश के 1/3 हिस्से पर कब्जा नहीं कर लिया और सभी के दृश्य में प्रवेश कर गया। माहौल अचानक गमगीन हो गया। यह मध्य हवा में मंडराती एक सुंदर सुव्यवस्थित डिजाइन वाली एक विशाल उड़ान मशीन थी। गहरे नीले रंग की मशीन में कपास से बने एयरबैग थे जो मिश्र धातु संरचनाओं द्वारा समर्थित थे, जो मजबूत लेकिन हल्के थे। मिश्र धातु संरचना के निचले हिस्से में मशीन गन, प्रोजेक्टाइल लॉन्चर और मजल लगे हुए थे। इग्निशन स्टीम इंजन और टेल ब्लेड से अतिरंजित गुंजन शोर ने एक सिम्फनी उत्पन्न की जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। राजा का परिवार एक ऊंचे और निर्विवाद अधिकार का प्रदर्शन करते हुए अपने हवाई जहाज पर पहुंचा। 2 तलवारें, प्रत्येक के हैंडल पर एक रूबी मुकुट के साथ, लंबवत नीचे की ओर इशारा कर रही थीं और केबिन के दोनों ओर सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। वे न्याय की तलवार प्रतीक थे जो ऑगस्टस परिवार का प्रतीक थे और पिछले युग से चले आ रहे हैं। ऑड्रे अभी 18 वर्ष की नहीं थी, इसलिए उसने परिचय समारोह में भाग नहीं लिया था, जो कि महारानी के नेतृत्व में आयोजित एक कार्यक्रम था जिसने उसकी वयस्क स्थिति की घोषणा करने के लिए बैकलिन सामाजिक परिदृश्य में पहली बार प्रवेश किया था। इसलिए वह हवाई पोत के नजदीक नहीं जा सकी और उसे पूरी घटना को देखने के लिए पीछे चुपचाप रहना पड़ा। फिर भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वास्तव में उसे राहत मिली कि उसे राजकुमारों से निपटने की जरूरत नहीं थी। मानवजाति ने आकाश पर विजय प्राप्त करने के लिए जिस चमत्कार का प्रयोग किया वह धीरे से छू गया। सीढ़ियों से नीचे उतरने वाले सबसे पहले सुंदर युवा गार्ड थे जिन्होंने सफेद पतलून के साथ लाल औपचारिक वर्दी पहनी थी। पदकों से सुसज्जित, उन्होंने हाथ में राइफलें लेकर 2 पंक्तियां बनाई। वे किंग जॉर्ज III, उनकी रानी और राजकुमार और राजकुमारी की उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऑड्रे के लिए महत्वपूर्ण लोगों से मिलना कोई नई बात नहीं थी, इसलिए उसने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बजाय उसका ध्यान राजा के बगल में खड़े 2 मूर्ति जैसे काले बख्तरबंद घुड़सवारों पर था। लोहे, भाप और तोपों के इस युग में यह आश्चर्य की बात थी कि अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो पूर्ण कवच पहनना सहन कर सकता था। ठंडी धात्विक चमक और फीके काले हेलमेट ने गंभीरता और अधिकार व्यक्त किया। क्या वे उच्च क्रम के अनुशासनात्मक पलाडिन हो सकते हैं? ऑड्रे ने वयस्कों के बीच एक आकस्मिक बातचीत के अंशों को याद किया। वह उत्सुक थी लेकिन करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। समारोह राजा के परिवार के आगमन के साथ शुरू हुआ। निवर्तमान प्रधानमंत्री लॉर्ड अगुइसिड नेगन मोर्चे पर गए। वह कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे और आज तक प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे गैर अभिजात वर्ग थे। उनके महान योगदान के लिए उन्हें भगवान की उपाधि दी गई। निस्संदेह ऑड्रे अधिक जानती थी। कंजर्वेटिव पार्टी के मुख्य समर्थक नेगन के वर्तमान ड्यूक पलास नेगन थे जो अगुइसिड के भाई थे। अगुइसिड एक दुबला पतला और लगभग गंजा 50 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति था जिसकी निगाहें तेज थीं। बोलने से पहले उन्होंने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। देवियों और सज्जनों, मेरा मानना है कि आपने इस इतिहास रचने वाले लौह आवरण वाले युद्धपोत को देखा है। इसका आयाम 101 गुना 21 मीटर है। इसमें एक अद्भुत बंदरगाह और स्टारबोर्ड डिजाइन है। कवच बेल्ट 457 मिलीमीटर मोटी है। विस्थापन 10,060 टन है। वहाँ 4 305 मिलीमीटर मुख्य तोपें, 6 रैपिड फायर तोपें, 12 6 पाउंड तोपें, 18 6 बैरल मशीन गन और 4 टारपीडो लॉन्चर हैं। ये 16 समुद्री मील की गति तक पहुंच सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये समुद्रों को जीत लेगा। भीड़ उत्तेजित हो गई। केवल वर्णन ही उनमें भयावह छवियां पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। इस तथ्य को तो छोड़ ही दे कि वास्तविक चीज उनके ठीक सामने थी। एगुसिड मुस्कुराए और सलाम करने से पहले कुछ और पंक्तियां बोली। राजा से प्रार्थना की, महाराज कृपया इसे एक नाम दें। जॉर्ज III ने जवाब दिया, चूंकि यह प्रिट्स हार्बर से रवाना होगा इसलिए इसका नाम द प्रिट्स रखा जाना चाहिए। उनकी अभिव्यक्ति से उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। द प्रिट्स ये शब्द नौसेना मंत्री से फैल गए और रॉयल नेवी के एडमिरल ने डेक पर मौजूद सभी सैनिकों और अधिकारियों से कहा, प्रिट्स। जॉर्ज III ने तोपों की सलामी और जश्न के माहौल के बीच प्रिट्स को परीक्षण के लिए रवाना होने का आदेश दिया। हॉर्न, चिमनियों से गाढ़ा धुआं निकल रहा था। जहाज के हॉर्न की आवाज के नीचे मशीनरी की आवाज हल्की सी सुनाई दे रही थी। जब जहाज के धनुष से 2 मुख्य तोपों ने एक निर्जन स्थान पर गोलीबारी की तो हर कोई चौंक गया। अपने रास्ते में द्वीप। बूम बूम, आसमान में धूल उड़ने से जमीन हिल गई, जिससे संतुष्ट होकर अगुइसिड ने भीड़ की ओर मुड़कर घोषणा की, आज से कयामत का दिन उन 7 समुद्री डाकुओं पर पड़ेगा जो खुद को एडमिरल कहते हैं और 4 जो खुद को राजा कहते हैं। वे केवल डर से काम सकते हैं। यह उनके युग का अंत है। केवल लोहे से ढके युद्धपोत ही समुद्र में घूमेंगे, चाहे समुद्री लुटेरों के पास बियॉन्डर्स, भूत जहाज या शापित जहाजों की शक्तियां हों। अगुइसिड के मुख्य सचिव ने जानबूझकर पूछा, क्या वे अपने स्वयं के लोहे से बने युद्धपोत नहीं बना सकते? कुछ रईसों और संसद सदस्यों ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि ऐसी संभावना को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगुइसिड ने तुरंत मुस्कुराया और धीरे से अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, असंभव। ये कभी संभव नहीं होगा। हमारे लोहे से बने युद्धपोत के निर्माण के लिए 3 बड़े कोयला और स्टील समामेलिकों, 20 से अधिक स्टील कारखानों के पैमाने, बैकलिन के 60 वैज्ञानिकों और वरिष्ठ इंजीनियरों की आवश्यकता थी। कैनन अकादमी और प्रिट्स नॉटिकल अकादमी, 2 शाही शिपयार्ड, स्पेयर पार्ट्स के लिए लगभग 100 कारखाने, 1 नौवहन विभाग, 1 जहाज निर्माण समिति, 1 मंत्रिमंडल, उत्कृष्ट दूरदर्शिता वाला एक दृढ़ निश्चयी राजा और 12 मिलियन टन के वार्षिक इस्पात उत्पादन वाला एक महान देश। समुद्री डाकू इसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये कहने के बाद वह रुका और चिल्लाने से पहले अपने हाथ उठाए। देवियों और सज्जनों, तोपों और युद्धपोतों का युग हमारे सामने आ गया है। पहले का अनुक्रमण का अगला। आधे घंटे के आराम के बाद जो मिंगरुई, जो अब खुद को प्लेन के रूप में देखता था, अंततः ठीक हो गया। इस बीच उसने पाया कि उसके हाथ के पिछले हिस्से पर अब 4 काले बिंदु थे जो एक छोटा वर्ग बनाते थे।
ये 4 काले धब्बे फीके पड़ गए और जल्दी ही गायब हो गए, लेकिन क्लेन को पता था कि वे अभी भी उसके शरीर में छिपे हुए थे, जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 4 स्थान एक वर्ग बनाते हैं। क्या ये कमरे के चारों कोनों पर मुख्य भोजन के 4 टुकड़ों के अनुरूप है? क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में मुझे भोजन तैयार करने की आवश्यकता नहीं है और मैं अनुष्ठान और मंत्र कर सकता हूं तुरंत? क्लेन ने अनुमान लगाया। यह अच्छा लग सकता है, लेकिन धब्बों का उभरना अशुभ था और चीजें जिनकी समझ में कमी थी वे हमेशा डरावनी होती थीं। तथ्य यह है कि पृथ्वी से वे स्पष्ट चीनी भविष्यवाणियां यहाँ प्रभाव पैदा कर सकती हैं। उसकी नींद में अजीब स्थानांतरण, रहस्यमय बड़बड़ाहट जिसने उसे अनुष्ठान के दौरान लगभग पागल कर दिया था, और रहस्यमय और त्रिशूल धूसर दुनिया जिसके महत्व के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, ने क्लेन को काम दिया। जून के गर्म मौसम में मानव जाति की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत भावना डर है, और सबसे पुराना और सबसे मजबूत डर अज्ञात का डर है। उसे यह कहावत तब याद आई जब वह अज्ञात भय का तीव्रता से अनुभव कर रहा था। उनमें रहस्यमय क्षेत्र से संपर्क बनाने और अधिक जानने और अज्ञात का पता लगाने की अभूतपूर्व और अदम्य इच्छा थी। उसके भीतर एक विरोधाभासी भागने की मानसिकता भी थी जो उसे ये दिखावा करने के लिए मजबूर कर रही थी कि कुछ भी नहीं हुआ था। तेज धूप खिड़की से होकर मेज पर चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेज पर सोने के दाने छिड़क दिए गए हों। क्लेन ने डेस्क की ओर देखा। ऐसा महसूस हुआ मानो वह गर्मजोशी और आशा के संपर्क में आया हो। उसने थोड़ा आराम किया और थकान की तीव्र भावना उस पर हावी हो गई। उसकी पलकें शीशे की तरह भारी हो गईं और वे अपने आप बंद हो गईं। ये रात की नींद हराम करने और थका देने वाली मुठभेड़ का संयुक्त प्रभाव रहा होगा। क्लेन ने अपना सिर हिलाया और डेस्क की सहायता से खुद को ऊपर धकेल दिया। वह कमरे के चारों कोनों पर रखी राई की रोटी की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए डबल डेक वाले बिस्तर की ओर बढ़ गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। कराहना कराहना, भूख की पीड़ा से क्लेन जाग गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे तरोताजा महसूस हुआ। अभी भी हल्का सिर दर्द है। उसने अपनी कनपटी रगड़ी और उठ बैठा। वह इतना भूखा था कि वह एक घोड़ा खा सकता था। वह अपनी शर्ट ठीक करते हुए डेस्क पर लौट आया। उसने चांदी की बेल पत्ती पॉकेट घड़ी उठाई। पिताजी, जेब घड़ी का ढक्कन खुल गया और दूसरा हाथ टिक टिक कर रहा था। 12:30 बजे। मैं 3 घंटे सोया। निकलते समय क्लेन ने पॉकेट घड़ी वापस अपनी लिनन शर्ट की जेब में रख ली। उत्तरी महाद्वीप में एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते थे। क्या यहाँ प्रत्येक सेकंड पृथ्वी की तुलना में समान दर से गुजरा, ये क्लेन को अज्ञात था। इस समय वह रहस्यवाद, अनुष्ठान या दूसरी दुनिया जैसे शब्दों के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसका मन एक ही चीज में लगा हुआ था, भोजन। वह भोजन के बाद सोचना छोड़ देता था, तभी वह काम कर सका। क्लेन ने चारों कोनों से राई की रोटियां उठाईं और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर लगे धूल के छोटे छोटे कणों को पोंछ दिया। उसने उनमें से एक को अपना दोपहर का भोजन बनाने की योजना बनाई। उसने प्रसाद को खोदने का फैसला किया क्योंकि उसके पास केवल 5 पेंस थे और उसके गृहनगर में प्रसाद खाने की परंपरा थी। आखिरकार रोटी में कोई भी परिवर्तन देखने लायक नहीं था। मितव्ययी होना बेहतर था। बेशक मूल क्लेन द्वारा छोड़ी गई स्मृति और आदतों ने भी एक भूमिका निभाई थी। केवल कमरे को रोशन करने के लिए महंगी गैस का उपयोग करना बहुत बड़ी बर्बादी थी। तो क्लेन ने एक बत्ती निकाली और उसमें कुछ कोयला डालकर पानी उबाला। वह प्रतीक्षा करते हुए इधर उधर घूमता रहा। बिना पानी के राई की रोटियां खाकर किसी का भी दम घुट जाएगा। ओह, केवल रात के खाने के लिए मांस के साथ जीवन भयानक होने वाला है। नहीं रुकिए, ये पहले से ही एक अपवाद है। यदि मेरा आगामी साक्षात्कार नहीं होता तो मेलिसा हमारे भोजन में सप्ताह में केवल 2 बार ही मांस खाने की अनुमति देती। क्लेन ने भूखा चारों ओर देखते हुए सोचा। उसके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था। जब उसकी नज़र अलमारी में रखे मटन के पैकेट पर पड़ी तो उसकी नजरें लालची हो गईं। नहीं, मुझे मेलिसा द्वारा इसे एक साथ खाने के लिए इंतजार करने की जरूरत है, क्लेन ने सोचा और अपना सिर हिलाया और अभी इसका आधा हिस्सा पकाने के विचार को खारिज कर दिया। हालांकि वह अक्सर बाहर खाना खाता था, फिर भी बड़े शहर में अकेले रहने के कारण उसमें कुछ बुनियादी पाक कौशल विकसित हो गए थे। उसके व्यंजन स्वादिष्ट नहीं थे, लेकिन कम से कम खाने लायक थे। क्लेन ने अपना शरीर इधर उधर कर लिया ताकि मटन उसे लुभा न सके। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि उसने सुबह मटर और आलू भी खरीदे थे। आलू, क्लेन को तुरंत एक विचार आया। वह जल्दी से वापस अलमारी की ओर मुड़ा और एक छोटे से ढेर में से 2 आलू निकाले। उन्होंने पहले सार्वजनिक बाथरूम में आलू साफ किए और फिर उन्हें एक बर्तन में डाल दिया ताकि वे पानी के साथ उबल जाएं। थोड़ी देर बाद उसने अलमारी के अंदर मिले मसाले के डिब्बे से थोड़ा सा पीला मोटा नमक पानी में छिड़क दिया। उसने बर्तन उठाने और सूप को कुछ कपों और एक कटोरे में डालने से पहले कुछ मिनट तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उसने कांटे की सहायता से आलू निकाले और अंत में मेज पर रख दिए। उफ़, उसने आलू को थोड़ा थोड़ा छीलते हुए उस पर फूंक मार दी। उबले आलू की खुशबू हवा में फैल गई। इसकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट थी। उसने पागलपन से लार टपकाई। गर्मी उसे अब और नहीं रोक सकती। आलू आधा छिला होने के बावजूद क्लेन ने काट लिया। कितनी सुगंधित! इसकी बनावट पाउडर जैसी थी और चबाने पर इसका स्वाद मीठा था। वह तुरंत भावनाओं से भर गया और उसने 2 आलू निगल लिए। उसने कुछ खाल भी खा ली। फिर उसने कटोरा उठाया और सूप का आनंद लिया। पानी में चुटकी भर नमक प्यास बुझाने वाला साबित हुआ। जब मैं छोटा था तो मुझे इस तरह से आलू खाने में बहुत मजा आता था, क्लेन ने भरे हुए मन से कहा। इस बीच उसने रोटी का एक छोटा टुकड़ा फाड़ा और उसे नम करने के लिए सूप में डुबोया। शायद अनुष्ठान बहुत थका देने वाला था। क्लेन ने 2 रोटियां खाई जिनकी मात्रा 1 पूरे पाउंड के बराबर थी। क्लेन को लगा कि आखिरकार उसका कायाकल्प हो गया है। सफाई करने से पहले सूप पीने के बाद उसने जीवन का आनंद उठाया। फिर उसने खुशी से चमकदार धूप का आनंद लिया। वह वापस डेस्क पर बैठ गया और योजना बनाने लगा। मैं बच नहीं सकता। मुझे रहस्यवाद के संपर्क में आने और जस्टिस और द हैंगमैन द्वारा उल्लिखित ब्यूडो बनने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए। मुझे अज्ञात के डर पर काबू पाने की जरूरत है। अब एकमात्र तरीका अगली सभा की प्रतीक्षा करना है। मुझे एक्सपेक्टेड औषधि के सूत्र या रहस्यवाद से संबंधित अन्य चीजों को सुनने का प्रयास करना होगा। सोमवार से पहले 4 दिन और हैं। उससे पहले मुझे क्लेन के साथ समस्या का पता लगाना होगा। उसने आत्महत्या क्यों की? उसे क्या हुआ? वापस लौटने और हर चीज से हाथ धोने में असमर्थ, क्लेन ने मेज पर रखी नोटबुक उठाई। वह ऐसे संकेत ढूंढना चाहता था जो उसकी खोई हुई याददाश्त वापस पाने में उसकी मदद कर सके। मूल क्लेन को स्पष्ट रूप से नोट्स लेने की आदत थी। उन्हें डायरी लिखना भी पसंद था। क्लेन को इस बात की पूरी जानकारी थी कि दाहिनी ओर डेस्क को सहारा देने वाली कैबिनेट में तैयार की गई नोटबुक्स का पूरा ढेर जमा है। ये किताब उन्होंने 10 मई को शुरू की थी। उनके स्कूल और गुरु के साथ साथ ज्ञान से संबंधित सामग्री के मामले शुरुआत में थे। 12 मई, श्री यजिक ने उल्लेख किया कि दक्षिणी महाद्वीप में बालम साम्राज्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आम भाषा भी जोतुन की एक शाखा प्राचीन फेसेक से विकसित हुई थी। ऐसा क्यों है? क्या इसका मतलब यह है कि हर संवेदनशील जीवित प्राणी एक बार एक ही भाषा बोलता था?
नहीं, कोई गलती होगी। द रिविलेशन ऑफ एवरनाइट और द बुक ऑफ स्टॉर्म्स के अनुसार आदिमकाल में दुनिया के एकमात्र आधिपत्य नहीं थे। वैसे भी कल्पित बौने उत्परिवर्ती और ड्रैगन थे, ये सिर्फ मिथक और कल्पनाएं हैं। 16 मई वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर कोहेन और श्री यजिक ने भाप के युग की अनिवार्यता पर चर्चा की। श्री यजिक ने कहा कि यह सिर्फ एक संयोग था, क्योंकि अगर यह सम्राट रोसेले के लिए नहीं होता तो उत्तरी महाद्वीप अभी भी तलवारें लहरा रहा होता। दक्षिणी महाद्वीप के सलाहकार ने तर्क दिया कि श्री यजिक ने एक व्यक्ति के योगदान पर बहुत अधिक जोर दिया था। उनका मानना है कि प्रगति के साथ भले ही कोई सम्राट रोसेल न हो, इसलिए युग का भाव देर से आ सकती है, लेकिन अंततः आती है। मुझे उनकी चर्चा में बहुत कम अर्थ मिला। मैं शायद इतिहास की तुलना में पुरातत्व का अध्ययन करने के लिए अधिक उपयुक्त हूँ। 29 मई वेल्च ने मुझे पाया और मुझे बताया कि उसे चौथे युग की एक नोटबुक मिली है। हे भगवान, चौथे युग की एक नोटबुक। वह पुरातत्व विभाग के छात्रों से मदद नहीं मांगना चाहता था, इसलिए उसने मैं नया और मेरे पास सामग्री को डिकोड करने में मदद करने के लिए आया था। मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ? बेशक, मैं इसे अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद ही कर सकता हूँ। मैं इस स्तर पर अपना ध्यान नहीं भटका सकता। इसने क्लेन का ध्यान खींचा। इतिहास और दृष्टिकोण असहमति के बारे में नोट्स की तुलना में चौथे युग की एक नोटबुक की उपस्थिति क्लेन की आत्महत्या का कारण बन सकती है। चौथा युग वर्तमान लौह युग से पहले का युग था। इसका इतिहास रहस्यमय और अधूरा था। इस तथ्य के कारण कि बहुत कम खबरें, प्राचीन शहर और अभिलेख पाए गए थे। पुरातत्वविद और इतिहासकार केवल 7 प्रमुख चर्चों द्वारा प्रदान किए गए स्पष्ट अभिलेखों का उल्लेख कर सकते थे, जो मोटे तौर पर मूल तस्वीर बनाने के लिए उनकी धार्मिक शिक्षाओं पर केंद्रित थे। वे सोलोमन साम्राज्य, ट्यूडर राजवंश और ट्रूनसोइस्ट साम्राज्य के अस्तित्व को जानते थे। रहस्य को सुझाने और इतिहास को पुनर्स्थापित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद क्लेन को पहले 3 युगों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, जिनकी जड़ें किंवदंतियों के करीब थीं। उनकी रुचि चौथे युग में अधिक थी, जिसे देवताओं का युग भी कहा जाता है। क्लेन अपने भविष्य के करियर के बारे में चिंतित था और इसलिए उसने साक्षात्कार पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन ये सब व्यर्थ था। क्लेन चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। विश्वविद्यालय अभी भी बहुत दुर्लभ थे और अधिकांश छात्र या तो कुलीन या धनी परिवारों से थे। जब तक उनकी अतिवादी मानसिकता नहीं होती, तब तक विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाला एक सामान्य व्यक्ति पूर्वाग्रह और सामाजिक दायरे से बहिष्करण के बावजूद समूह चर्चाओं और नेटवर्किंग कार्यक्रमों के माध्यम से बहुमूल्य सामाजिक संबंध बनाने में सक्षम होता। अत्यंत उदार वेल्च मैकबर्न एक उदाहरण थे। वह कॉन्स्टेंट सिटी, मेडिसिशायर, लोन किंगडम के एक बैंकर का बेटा था। वह नाया और क्लेन से मदद मांगता था, क्योंकि वे काम के लिए हमेशा एक ही समूह में होते थे। बिना आगे सोचे क्लेन ने नोटबुक पढ़ना जारी रखा। 18 जून मैंने स्नातक कर लिया है। विदाई, खोए विश्वविद्यालय। 19 जून मैंने नोटबुक देखी है। वाक्य संरचनाओं और मूल शब्दों की तुलना करके मुझे पता चला कि यह प्राचीन फेसेक का एक संशोधित रूप है। अधिक सटीक रूप से, अपने 1000 साल के इतिहास के दौरान फेसेक भाषा लगातार बदल गई थी, एक समय में थोड़ा सा। 20 जून हमने पहले पृष्ठ की सामग्री को समझ लिया है। लेखक एंटीगोनस नामक परिवार का सदस्य था। 21 जून उन्होंने डार्क एम्परर का उल्लेख किया। इस नोटबुक के लिखे जाने के समय के संबंध में ये कालानुक्रमिक है। क्या प्रोफेसर गलत हैं? क्या डार्क एम्परर सोलोमन साम्राज्य के प्रत्येक सम्राट के लिए एक सामान्य उपाधि है? 22 जून एंटीगोनस परिवार की स्पष्ट रूप से सोलोमन साम्राज्य में बहुत ऊंची प्रतिष्ठा थी। लेखक का उल्लेख है कि वह ट्यूडर नामक व्यक्ति के साथ एक गुप्त लेनदेन कर रहा था। ट्यूडर, क्या ये ट्यूडर राजवंश से संबंधित है? 23 जून मैं नोटबुक के बारे में सोचने और वेल्च के घर जाने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे साक्षात्कार के लिए तैयारी करने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 24 जून नाया ने मुझे बताया कि उन्हें कुछ नया मिला है। मुझे लगता है कि मुझे इसे जांचने की जरूरत है। 25 जून नई समझी गई सामग्री से लेखक ने होनासिस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी के शिखर पर स्थित नेशन ऑफ द एवरनाइट की यात्रा करने के मिशन को स्वीकार कर लिया था। हे भगवान, एक राष्ट्र का अस्तित्व कैसे हो सकता है? उस चोटी का शिखर जो समुद्र तल से 6000 मीटर से अधिक ऊंचा है, वे कैसे जीवित रहते हैं? 26 जून क्या ये अजीब चीजें सच हैं? इस बिंदु पर रिकॉर्ड समाप्त हो गया। जो मिंगरुई 28 तारीख के शुरुआती घंटों में स्थानांतरित हो गए। कहने का मतलब यह है कि वास्तव में 27 जून के लिए एक प्रविष्टि थी। ये वह पंक्ति है, हर कोई मर जाएगा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। क्लेन ने उस पृष्ठ को पलटा जिसे उसने पहली बार वहां पहुंचने पर देखा था। कटौती करते समय उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। मूल क्लेन की आत्महत्या के रहस्य को सुझाने के लिए उसने सोचा कि उसे वेल्च जाना चाहिए और प्राचीन नोटबुक पर एक नजर डालनी चाहिए। हालांकि उपन्यासों, फिल्मों और टीवी नाटक श्रृंखलाओं के बहुत सारे अनुभव के साथ उन्हें संदेह था कि यदि वे वास्तव में संबंधित थे तो यह यात्रा बहुत खतरनाक होगी। जो लोग ये जानने के बावजूद कि महल प्रेतवादित थे, उनकी जांच करने गए थे, उन्हें एक चेतावनी के रूप में पेश किया गया था। हालांकि उसे जाना पड़ा, क्योंकि भागने से समस्या कभी हल नहीं होगी। इससे चीजें और भी बदतर हो जाएंगी जब तक कि यह बाढ़ न आ जाए और उसे पूरी तरह से डुबो न दे। शायद पुलिस को बुलाएं, लेकिन आत्महत्या करने का दावा करना मूर्खतापूर्ण होगा। ठीक है। दस्तक दस्तक दस्तक। तेज और जोरदार प्रहारों का सिलसिला चला। क्लेन सीधा बैठ गया और सुनने लगा। दस्तक दस्तक दस्तक। खाली गलियारे में दस्तकें गूंज थीं। कौन है भाई? क्लेन इस शरीर के मूल मालिक की रहस्यमय आत्महत्या और उसके सामने आने वाले अज्ञात खतरे के बारे में सोच रहा था जब उसने अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने अवचेतन रूप से दराज खोली, रिवॉल्वर निकाली और सतर्कता से पूछा। दूसरा पक्ष 2 सेकंड के लिए शांत रहा, फिर थोड़ी तेज आवाज में, आवा के लहजे में उसने उत्तर दिया, यह मैं हूँ, माउंटबेटन, बिट्स माउंटबेटन। आवाज एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, पुलिस, बिश माउंटबेटन। जब क्लेन ने यह नाम सुना तो उसने तुरंत इस नाम के मालिक के बारे में सोचा। वह उस सड़क का प्रभारी पुलिसकर्मी था जहां अपार्टमेंट स्थित था। वह एक असभ्य, क्रूर, हाथ से काम करने वाला आदमी था। लेकिन शायद ऐसा व्यक्ति ही शराबियों, चोरों, अंशकालिक चोरों, खलनायकों और गुंडों के लिए निवारक हो सकता है। और उनकी अनोखी आवाज उनके ट्रेडमार्क में से एक थी। ठीक है, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, क्लेन ने जोर से जवाब दिया। उसने रिवॉल्वर को वापस दराज में रखने की योजना बनाई थी, लेकिन ये सोचकर कि उसे पता नहीं था कि पुलिस बाहर क्यों थी और वे कमरे की तलाशी ले सकते हैं या अन्य काम कर सकते हैं, वह सावधानी से स्टोव की ओर भागा जहां आग पहले ही बुझ चुकी थी और रख दी गई थी इसमें रिवॉल्वर। फिर उसने कोयले की टोकरी उठाई, कुछ टुकड़ों को चूल्हे में डाला, बंदूक को ढक दिया और अंत में सब कुछ छुपाने के लिए केतली को चूल्हे के ऊपर रख दिया। ये सब करने के बाद उसने अपने कपड़े ठीक किए और तेजी से दरवाजे के पास आकर बुदबुदाया, माफ करें, मुझे बस एक झपकी आ गई। दरवाजे के बाहर 4 पुलिसकर्मी काली सफेद चेकदार वर्दी और चोटीदार टोपियां पहने खड़े थे। भूरी दाढ़ी वाले बिश माउंटबेटन ने खांसते हुए क्लेन से कहा, इन 3 इंस्पेक्टरों को आपसे कुछ पूछना है। निरीक्षक। क्लेन ने अन्य 3 के कंधे के बैज को ध्यान से देखा और पाया कि उनमें से 2 के पास 3 चांदी के हेक्सागोन थे और एक के पास 2 थे। दोनों ही बिट्स माउंटबेटन से बेहतर दिखते थे, जिनके पास केवल 3 शेवरॉन थे।
एक इतिहास के छात्र के रूप में क्लेन ने पुलिस एपॉलेट्स के रैंकों पर बहुत कम या कोई शोध नहीं किया, सिवाय इसके कि बिट्स माउंटबेटन अक्सर एक वरिष्ठ सार्जेंट होने का दावा करते थे। तो ये 3 इंस्पेक्टर हैं। बेंसन, वेल्च और उसके सहपाठियों के साथ बातचीत से प्रभावित होकर क्लेन के पास रास्ता बनाने और कमरे में जाने का सामान्य ज्ञान था। कृपया अंदर आएं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? तीनों इंस्पेक्टरों का सरदार एक अधेड़ उम्र का तीखी आंखों वाला आदमी था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह किसी व्यक्ति के मन को पढ़ने और उन्हें भयभीत करने में सक्षम था। उसकी आंखें झुर्रीदार थीं और उसकी टोपी के किनारे पर हल्के भूरे बाल दिखाई दे रहे थे। उसने कमरे के चारों ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा, क्या आप वेल्च मैकबर्न को जानते हैं? उसको क्या हुआ है? क्लेन कांप उठा और गुस्से से बोला, मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ। सम्मानित अधेड़ उम्र के पुलिस इंस्पेक्टर की आंखों में सख्त भाव थे। उसके बगल वाले इंस्पेक्टर ने, जिसने 3 चांदी के शतभुज पहने हुए थे, क्लेन की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। घबराओ मत, ये सिर्फ एक नियमित पूछताछ है। ये पुलिसकर्मी अपने 30वें दशक के आसपास था, सीधी नाक और भूरी आंखों के साथ, जो किसी प्राचीन जंगल की झील की तरह थी जहां कोई नहीं जाता था। उसे गहराई का एक अवर्णनीय एहसास देता था। क्लेन ने एक सांस ली और अपने शब्दों को व्यवस्थित किया। यदि आपका मतलब कॉन्स्टेंट से खोए विश्वविद्यालय के स्नातक वेल्च मैकबर्न से है, तो मुझे यकीन है कि मैं उसे जानता हूँ। हम एक ही गुरु, वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर क्वेंटिन कोहेन के सहपाठी हैं। लोन साम्राज्य में प्रोफेसर न केवल एक पेशेवर उपाधि थी, बल्कि पृथ्वी पर प्रोफेसरों और विभाग डीन के संयोजन की तरह एक पद भी था। इसका मतलब था कि विश्वविद्यालय के एक विभाग में केवल एक ही प्रोफेसर हो सकता है। यदि कोई एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहता था, तो उन्हें अपने वरिष्ठ के सेवानिवृत्त होने का इंतजार करना पड़ता था या अपनी क्षमताओं से अपने वरिष्ठ को बाहर करने के लिए मजबूर करना पड़ता था। चून की प्रतिभाओं को बनाए रखने की आवश्यकता थी, राज्य के उच्च शिक्षा आयोग ने वर्षों के अवलोकन के बाद व्याख्याताओं, एसोसिएट प्रोफेसरों और प्रोफेसरों की 3 स्तरीय प्रणाली में वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसरों को जोड़ा था। यह उपाधि उच्च शैक्षणिक उपलब्धियों वाले या पर्याप्त वरिष्ठता वाले किसी भी व्यक्ति को दी जाती थी, लेकिन वह प्रोफेसर के पद तक नहीं पहुंच पाता था। इस बिंदु पर क्लेन ने मध्यम आयु वर्ग के पुलिस निरीक्षक की आंखों में देखा और एक सेकंड के लिए सोचा। ईमानदारी से कहूं तो हमारा रिश्ता काफी अच्छा है। इस अवधि के दौरान मैं उनसे और नाया से अक्सर चौथे युग की नोटबुक की व्याख्या और चर्चा करने के लिए मिला, जो उनकी थी। निरीक्षकों, क्या उसे कुछ हुआ है? जवाब देने के बजाय अधेड़ उम्र के पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने बुरे आंखों वाले सहकर्मी की ओर देखा। चोटीदार टोपी और साधारण शक्ल वाले इंस्पेक्टर ने सौम्यता से उत्तर दिया, मुझे खेद है, मिस्टर वेल्च का निधन हो गया है। क्या? कुछ आशंकाओं के बावजूद क्लेन आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। वेल्च की मृत्यु इस शरीर के मूल मालिक की तरह ही हुई। ये थोड़ा डरावना है। नया के बारे में क्या? क्लेन ने जल्दी से सवाल किया। भूरी आंखों वाले पुलिस इंस्पेक्टर ने काफी शांति से कहा, सुश्री नाया का भी निधन हो गया। उन दोनों की मृत्यु श्री वेल्च के घर में हुई। मारे गए? क्लेन का अनुमान स्पष्ट था, शायद यह आत्महत्या थी। भूरी आंखों वाले इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। नहीं, दृश्य से पता चलता है कि उन्होंने आत्महत्या की है। मिस्टर वेल्च ने दीवार पर कई बार अपना सिर मारा, जिससे दीवार खून से भर गई। सुश्री नाया ने खुद को बेसिन में डुबो लिया। हाँ, जिस तरह से आपका चेहरा धोया जाता था। यह असंभव है। क्लेन के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वह अजीब दृश्य की कल्पना करने में सक्षम लग रहा था। एक लड़की कुर्सी पर घुटनों के बल बैठी है और पानी से भरे बेसिन में अपना चेहरा छिपा रही है। उसके मुलायम भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उसका पूरा व्यक्तित्व गतिहीन था। वेल्च जमीन पर गिर रहा है और छत को ध्यान से देख रहा है। उसका माथा पूरी तरह से खून से सना हुआ था, जबकि दीवार पर चोट के निशान खून टपकने के साथ स्पष्ट थे। भूरी आंखों वाले इंस्पेक्टर ने आगे कहा, हम भी ऐसा मानते हैं, लेकिन शव परीक्षण के परिणाम और स्थिति दृश्य में नशीली दवाओं और बाहरी ताकतों जैसे कारकों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने श्री वेल्च और सुश्री नाया संघर्ष का कोई संकेत नहीं दिखाया। इससे पहले कि क्लेन दोबारा बोल पाता, उसने कमरे में कदम रखा और सहज होने का नाटक करते हुए पूछा, आखिरी बार आपने मिस्टर वेल्च या सुश्री नाया को कब देखा था? बोलते समय उसने अपने सहकर्मी को 2 चांदी के शतभुजों से आंखों का इशारा किया। वह एक युवा पुलिस इंस्पेक्टर था और क्लेन की ही उम्र का दिखता था। काले साइडबिन और हरी पुतलियों के साथ वह दिखने में अच्छे थे और उनका स्वभाव कवि जैसा रोमांटिक था। जब उसने प्रश्न सुना तो क्लेन ने इसके बारे में सोचा और सोच समझकर उत्तर दिया, ये 26 जून होना चाहिए। हम नोट्स में एक नया अध्याय पढ़ रहे थे। फिर मैं 30 जून को अपने साक्षात्कार की तैयारी के लिए घर चला गया। ओह, साक्षात्कार टिंगन विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के लिए था। टिनिगन को विश्वविद्यालयों के शहर के रूप में जाना जाता था। वहाँ 2 विश्वविद्यालय थे, टिंगन और खोए, साथ ही तकनीकी स्कूल, लॉ कॉलेज और बिजनेस कॉलेज। ये राजधानी बैकुलियन के बाद दूसरे स्थान पर था। जैसे ही उसने काम पूरा किया, उसने देखा कि युवा पुलिस इंस्पेक्टर उसकी मेज की और उसकी आंख के कोने से चल रहा है और नोट उठा रहा है जो एक डायरी की तरह लग रहे थे। लानत है, मैं इसे छिपाना भूल गया। अरे, क्लेन चिल्लाया। युवा इंस्पेक्टर ने उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन अपने नोट्स पलटना बंद नहीं किया, जबकि भूरी आंखों वाले इंस्पेक्टर ने समझाया, यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। इस समय बिश माउंटबेटन और प्रतिष्ठित मध्यम आयु वर्ग के पुलिस निरीक्षक बिना किसी रुकावट या खोज में सहायता के बस देख रहे थे। आपके तलाशी वारंट कहाँ हैं? क्लेन ने उनसे पूछताछ करने का इरादा किया था, लेकिन दोबारा सोचने पर लोन साम्राज्य की न्यायिक प्रणाली में तलाशी वारंट जैसी कोई चीज नहीं थी। कम से कम वह नहीं जानता था कि कोई था भी या नहीं। आखिरकार पुलिस बल को स्थापित हुए केवल 15 या 16 वर्ष ही हुए थे। जब इस निकाय का मूल मालिक अभी भी बच्चा था, तब भी उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी कहा जाता था। क्लेन इसे रोक नहीं सका। उसने युवा इंस्पेक्टर को अपने नोट्स पलटते देखा, लेकिन भूरी आंखों वाले इंस्पेक्टर ने कोई सवाल नहीं पूछा। यह क्या अजीब बात है? युवा पुलिस इंस्पेक्टर ने नोट्स के अंत की ओर रुख किया और अचानक पूछा, और इसका क्या मतलब है? हर कोई मर जाएगा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। क्या ये सामान्य ज्ञान नहीं है कि देवताओं को छोड़कर हर कोई मर जाता है? क्लेन बहस करने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक उसे ख्याल आया कि उसने संभावित खतरे की स्थिति में पुलिस से जुड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके पास कोई कारण या बहाना नहीं था। उन्होंने 1 सेकंड से भी कम समय में फैसला ले लिया। अपने माथे पर हाथ रखते हुए उसने दर्द से जवाब दिया, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे वास्तव में कुछ पता नहीं है। जब मैं आज सुबह उठा तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सही नहीं था, जैसे कि मैं कुछ भूल गया हूँ। यह विशेष रूप से है, हाल ही में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सच है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने ऐसा वाक्य क्यों लिखा था। कभी कभी स्पष्टवादी होना किसी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। बेशक इसके लिए कौशल की आवश्यकता थी। ऐसी चीजें थी जो कही जा सकती थी और नहीं कही जा सकती थी, और सबसे पहले जो कहा गया था उसका क्रम मायने रखता था। एक विशेषज्ञ कीबोर्ड योद्धा के रूप में क्लेन परिष्कार में भी अच्छा था। यह हास्यास्पद है। क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? बिश माउंटबेटन गुस्से से बोलने से खुद को नहीं रोक सके। यह इतना बुरा झूठ है कि यह उनकी और उनके सहयोगियों की बुद्धि का अपमान करता है।
आपके लिए भूलने की बीमारी का नाटक करने से बेहतर है कि आप मानसिक रूप से बीमार होने का नाटक करें। मैं सच बोल रहा हूँ, क्लेन ने माउंटबेटन और मध्यम आयु वर्ग के पुलिस निरीक्षकों की आंखों में देखते हुए स्पष्ट रूप से जवाब दिया। ये सचमुच इससे अधिक सत्य नहीं हो सकता। शायद ऐसा है, बुरी आंखों वाले पुलिस इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा। क्या क्या वह सचमुच इस पर विश्वास करता था? क्लेन स्वयं आश्चर्यचकित था। बुरी आंखों वाले इंस्पेक्टर ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, एक विशेषज्ञ 2 दिनों में आएगा और मेरा विश्वास करो, वह आपकी खोई हुई यादों को वापस लाने में आपकी मदद करने में सक्षम होगा। विशेषज्ञ मेरी यादें याद रखने में मेरी मदद करें? मनोविज्ञान के क्षेत्र में? क्लेन ने भौहें चढ़ा दी। अरे, अगर पृथ्वी से जुड़ी उसकी यादें उजागर हो गई तो क्या होगा? उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुद का सामना कर रहा हो। युवा पुलिस निरीक्षक ने अपने नोट्स नीचे रख दिए और अपनी मेज और कमरे की तलाशी ली। सौभाग्य से उसने केतली उठाने के बजाय किताबों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है मिस्टर क्लेन, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हम सलाह देते हैं कि बेहतर होगा कि आप आने वाले दिनों के लिए टिंगन को न छोड़ें। यदि आपको ऐसा करना ही है तो कृपया इंस्पेक्टर माउंटबेटन को सूचित करें, अन्यथा आप भगोड़े बन जाएंगे। आंख मारने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को चेतावनी दी गई। इतना ही, आज के लिए इतना ही। गहन जांच के साथ कोई अन्य प्रश्न नहीं, या मुझे जानकारी के लिए यातना देने के लिए वापस पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। क्लेन घाटे में था। फिर भी वह वेल्स द्वारा लाई गई घटनाओं के अजीब मोड़ को भी हल करना चाहता था। तो उसने सिर हिलाया। यह कोई मुद्दा नहीं होगा। निरीक्षक एक एक करके कमरे से बाहर निकल गए और अंत में युवक ने अचानक क्लेन को कंधे पर थपथपाया। ये सचमुच बहुत अच्छा है, बहुत भाग्यशाली। क्या? क्लेन का चेहरा हैरान था। कवि स्वभाव वाला हरी आंखों वाला पुलिस इंस्पेक्टर मुस्कुराया और बोला, आमतौर पर ऐसी घटना में शामिल सभी पक्षों के लिए मरना आदर्श है। हम आपको अभी भी जीवित देखकर बहुत खुश और भाग्यशाली हैं। इसके बाद वह कमरे से बाहर निकल गया और अच्छे तरीके से अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। क्या सबके लिए एक साथ मरने का नियम है? बहुत खुशी है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। सौभाग्य है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। जून की इस दोपहर को क्लेन पूरी तरह टिटुर रहा था। क्या सबके लिए एक साथ मरने का नियम है? बहुत खुशी है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। सौभाग्य है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। क्लेन काम गया और तेजी से दरवाजे की ओर भागा, पुलिसकर्मियों को पकड़ने और सुरक्षा मांगने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह हैंडल के पास पहुंचा, वह अचानक रुक गया। उस अधिकारी ने इसके बारे में इतनी भयानक बात की, उन्होंने मेरी एक महत्वपूर्ण गवाह या मुख्य नेतृत्वकर्ता की रक्षा क्यों नहीं की? क्या ये बहुत लापरवाही नहीं है? क्या वे सिर्फ मेरी जांच कर रहे थे, या शायद ये चारा है? क्लेन के मन में सभी प्रकार के विचार उमड़ पड़े। उसे संदेह था कि पुलिस अभी भी गुप्त रूप से उस पर निगरानी कर रही थी, उसकी प्रतिक्रिया देख रही थी। ये सोचने के बाद उसे बहुत शांति महसूस हुई और वह अब इतना घबराया हुआ नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सीढ़ी पर कांपती आवाज में जानबूझकर चिल्लाया, तुम लोग मेरी रक्षा करोगे, है ना? टैप टैप टैप। पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और चमड़े के जूतों और लकड़ी की सीढ़ियों के बीच संपर्क किले में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे पता है आप ऐसा करेंगे, क्लेन फिर से नकली दृढ़ विश्वास के स्वर में चिल्लाया, एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था जो खतरे में था। कदमों की आवाज धीरे धीरे कमजोर हो गई और अपार्टमेंट की निचली मंजिल में गायब हो गई। क्लेन ने हंसते हुए कहा, क्या वह प्रतिक्रिया बहुत नकली नहीं है? उनका अभिनय कौशल मानक के अनुरूप नहीं है। वह उनके पीछे नहीं भागा, इसके बजाय वह वापस कमरे में चला गया और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। अगले कुछ घंटों में क्लेन ने फूडहॉलिक साम्राज्य चीन में जो कहा उसे पूरी तरह से व्यक्त किया। बेचैनी, घबराहट, उत्तेजना, असावधानी और बड़बड़ाते हुए शब्द जो उसे समझ में नहीं आए। उसने सिर्फ इसलिए सुस्ती नहीं की क्योंकि आसपास कोई नहीं था। इसे कहते हैं एक अभिनेता की आत्मसाधना। वह मन ही मन अपने ऊपर हंसा। जब सूर्य पश्चिम की ओर चला गया तो क्षितिज पर बादल लाल नारंगी दिखाई देने लगे। अपार्टमेंट में किराएदार एक के बाद एक घर आए। क्लेन ने अपना ध्यान कहीं और स्थानांतरित कर दिया। मेलिसा का स्कूल लगभग खत्म हो चुका है। उसने स्टोव की ओर देखा, केतली उठाई, कोयला छीला और रिवॉल्वर निकाल ली। बिना रुके या देर किए वह डबल डेक वाले बिस्तर के नीचे बोर्ड के पीछे पहुंच गया, जहां 10 से अधिक लकड़ी की पट्टियां लड़खड़ाती हुई बाहर निकली हुई थीं। बाएं पहिए को लकड़ी की पट्टी और बोर्ड के टुकड़े के बीच फंसाने के बाद क्लेन सीधा हो गया और बेचैनी से इंतजार करने लगा। उसे डर था कि पुलिस दरवाजा तोड़ देगी और हाथों में बंदूकें लेकर कमरे में घुस जाएगी। यदि यह भाव का योग था तो उसे यकीन था कि जब वह ऐसा करेगा तो उसे कोई नहीं देख पाएगा। हालांकि यहाँ असाधारण शक्तियां थीं जिन्हें उन्होंने अपने अनुभवों से सिद्ध किया था। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद दरवाजे पर कोई हलचल नहीं हुई। ये केवल 2 किराएदारों के बीच की बातचीत थी जो आयरन क्रॉस स्ट्रीट पर हॉट ऑफ द वाइल्ड बार की ओर जा रहे थे। ओह, आश्वस्त महसूस करते हुए क्लेन ने सांस छोड़ी। उसे बस मेलिसा की वापसी का इंतजार करना था और उबले हुए मटन को नरम मटर के साथ पकाना था। जब यह विचार क्लेन के दिमाग में आया तो उसके मुंह को ग्रेवी का भरपूर स्वाद चखने लगा। उसे याद आया कि कैसे मेलिसा ने नरम मटर के साथ पका हुआ मटन पकाया था। सबसे पहले उसने पानी उबाला और मांस को भून लिया। फिर उसने प्याज, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और पानी मिलाया। एक विशिष्ट अवधि के बाद मटर और आलू डाले गए और स्टू को ढक्कन के साथ अतिरिक्त 40 या 50 मिनट तक पकाना था। ये वास्तव में इसे करने का एक सरल और कच्चा तरीका है। ये पूरी तरह से मांस के स्वाद द्वारा समर्थित है। क्लेन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। आम लोगों के लिए कई प्रकार के मसालों और विभिन्न खाना पकाने के तरीकों का होना कठिन था। वे केवल सरल, व्यावहारिक और किफायती तरीके ही अपना सकते थे। जब तक मांस जला या खराब ना हो तब तक कुछ भी उन लोगों के लिए अच्छा था जो सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही मांस खा सकते थे। क्लेन खुद बहुत अच्छा खाना नहीं बनाता था और ज्यादातर समय बाहर से खाना ऑर्डर करता था। लेकिन सप्ताह में 3 या 4 बार खाना पकाने से कई हफ्तों के संचित अभ्यास के बाद उसका स्तर उत्तीर्ण हो गया और उसे लगा कि वह मटन का वजन कम नहीं होने देगा। जब मेलिसा इसे पकाने के लिए वापस आएगी तो यह शाम 7:30 बजे के बाद किया जाएगा। वह तब तक भूख से मर रही होगी। यह उसके लिए ये देखने का समय है कि असली खाना बनाना क्या है। क्लेन ने अपने लिए एक बहाना बनाया। सबसे पहले उसने फिर से आग जलाई, पानी लेने के लिए बाथरूम में गया और मटन धोया। फिर उसने मटन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से पहले किचन बोर्ड और चाकू निकाले। जहां तक उनके अचानक पाक कौशल के स्पष्टीकरण की बात है, उन्होंने इसका दोष मित वेल्च मैकबर्न पर मरने का फैसला किया, जिन्होंने न केवल एक शेफ को काम पर रखा था जो मिर्चिशाय स्वाद में अच्छा था, बल्कि अक्सर अपने स्वयं के व्यंजन भी बनाते थे और लोगों को उन्हें आजमाने के लिए आमंत्रित करते थे। खैर, मरे हुए लोग मेरा खंडन नहीं कर सकते। फिर भी टीएस, ये बियॉन्डर्स वाली दुनिया है, जरूरी नहीं कि मृत लोग बोलने में असमर्थ हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्लेन का विवेक थोड़ा दोषी था। उसने अपने भ्रमित विचारों को एक तरफ फेंक दिया और मांस को सूप के कटोरे में डाल दिया। फिर उसने मसाले का डिब्बा निकाला और उसमें एक चम्मच कच्चा नमक डाला, जिसका आधा हिस्सा पीला पड़ने लगा था।
इसके अलावा उन्होंने सावधानी से एक विशेष छोटी बोतल से काली मिर्च के कुछ दाने लिए, उन्हें एक साथ मिलाया और मैरिनेट किया। उसने सॉस पैन को स्टोव पर रखा और उसके गर्म होने का इंतजार करते हुए क्लेन ने कल की गाजर ढूंढी और आज खरीदे गए प्याज के साथ उन्हें टुकड़ों में काट दिया। जब उसकी तैयारी पूरी हो गई तो उसने अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे खोला। उसमें ज़्यादा चर्बी नहीं बची थी। क्लेन ने एक चम्मच लिया, इसे पैन में डाला और पिघलाया। उन्होंने इसमें गाजर और प्याज मिलाया और इसे कुछ देर तक हिलाया। जैसे ही खुशबू फैलनी शुरू हुई, क्लेन ने सारा मटन बर्तन में डाला और थोड़ी देर तक सावधानी से भून लिया। उसे इस प्रक्रिया में कुकिंग वाइन या कम से कम रेड वाइन मिलानी चाहिए थी। हालांकि मोरेटी परिवार के पास ये सुख सुविधाएं नहीं थीं और वे सप्ताह में केवल एक गिलास बियर ही पी सकते थे। क्लेन को जो कुछ भी उपलब्ध था उससे काम चलाना पड़ा और थोड़ा उबला हुआ पानी डालना पड़ा। करीब 20 मिनट तक भूनने के बाद उसने ढक्कन खोला, उसमें नरम मटर और कटे हुए आलू डाल दिए और 1 कप गर्म पानी और 2 चम्मच नमक डाल दिया। उसने ढक्कन बंद कर दिया, आग धीमी कर दी और संतोषजनक सांस छोड़ते हुए अपनी बहन के घर पहुंचने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सेकंड मिनट में बदले, कमरे में खुशबू तेज हो गई। वहां मांस का आकर्षण, आलू की भरपूर गंध और प्याज की ताजगी भरी खुशबू थी। गंध धीरे धीरे मिश्रित हो गई और क्लेन अपनी जेब घड़ी से समय का हिसाब रखते हुए समय समय पर अपनी लार निकलता रहा। 40 मिनट से अधिक समय के बाद कुछ तेज नहीं लेकिन लयबद्ध कदम आगे बढ़े। एक चाबी डाली गई, हैंडल घुमाया गया और दरवाजा खुल गया। मेलिसा के अंदर आने से पहले उसने संदेह से फुसफुसाया, अच्छी खुशबू आ रही है। अपना बैग अभी भी हाथ में रखते हुए वह अंदर आए और स्टोव पर नजर डाली। ये तुमने बनाया? मेलिसा ने अपनी घूंघट वाली टोपी उतार दी और उसका हाथ हवा में रुक गया और क्लेन को आश्चर्य से देखने लगी। उसने अपनी नाक घुमाई और खुशबू को और अधिक अंदर ले लिया। उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं और उसे कुछ आत्मविश्वास मिलने लगा। ये तुमने बनाया? उसने फिर पूछा, क्या तुम्हें डर है कि मैं मटन बर्बाद कर दूंगा? क्लेन मुस्कुराया और एक प्रश्न के साथ लौटा। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने खुद से कहा, चिंता मत करो, मैंने विशेष रूप से वेद से मुझे यह व्यंजन बनाना सिखाने के लिए कहा था। तुम्हें पता है, उसके पास एक अच्छा रसोइया है। पहली बार मेलिसा की भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं, लेकिन खुशबू से वे चिकनी हो गईं। ऐसा लगता है कि मैं प्रतिभाशाली हूँ। क्लेन हंसा, ये लगभग पूरा हो चुका है। अपनी किताबें और पर्दा टोपी कहीं रख दें, बाथरूम में जाएं और अपने हाथ धो लें और फिर इसका स्वाद लेने के लिए तैयार हो जाएं। मैं इसे लेकर बहुत आश्वस्त हूँ। जब उसने अपने भाई की व्यवस्थित व्यवस्था सुनी और उसकी सौम्य और शांत मुस्कान देखी तो मेलिसा दरवाजे पर खड़ी हो गई और अचंभित होकर कोई जवाब देने में विफल रही। क्या आप मटन को अधिक देर तक पकाना पसंद करते हैं? क्लेन ने हंसते हुए आग्रह किया। आह, ठीक है ठीक है। मेलिसा झटके से वापस होश में आई। दोनों हाथों में हैंडबैग और घूंघट लिए वह तेजी से कमरे में चली गई। जब सॉस पैन का ढक्कन खुला तो क्लेन की आंखों के सामने अचानक भाप का विस्फोट हुआ। मटन और नर्म मटर के किनारे राई की रोटी के 2 टुकड़े पहले से ही रखे गए थे, जिससे वे सुगंध और गर्मी को अवशोषित कर सकें और नर्म हो सकें। जब तक मेलिसा अपना सामान पैक कर चुकी थी, अपने हाथ मुंह धो चुकी थी और वापस लौटी थी, तब तक मेज पर नर्म मटर, आलू, गाजर और प्याज के साथ उबले हुए मटन की एक प्लेट रखी जा चुकी थी। राई की रोटी के 2 टुकड़े ग्रेवी में हल्की सी डुबाकर रंगे हुए उनकी प्लेटों में थे। चलो कोशिश करो। क्लेन ने प्लेट के बगल में लकड़ी के कांटे और चम्मच की ओर इशारा किया। मेलिसा अभी भी थोड़ी उलझन में थी। उसने मना नहीं किया। उसने कांटे से एक आलू उठाया, मुंह में डाला और हल्के से काटा। स्टार्चयुक्त आलू का स्वाद और ग्रेवी की खुशबू उसके मुंह में भर गई। जैसे ही उसने आलू को कुछ कौर में निगल लिया, उसकी लार का स्राव पागल हो गया। मटन खाओ। क्लेन ने अपनी ठुड्डी से प्लेट की ओर इशारा किया। उसने अभी अभी इसका स्वाद चखा था और सोचा था कि यह मुश्किल से एक मानक स्तर पर है, लेकिन यह एक लड़की के लिए पर्याप्त था जो दुनिया की पेशकश के बारे में अनुभवहीन थी। आखिरकार वह कभी कभार ही मांस खाती थी। मेलिसा की आंखें प्रत्याशा से भर गईं क्योंकि उसने ध्यान से कुछ मटन निकाला। वह बहुत कोमल था और मुंह में जाते ही लगभग पिघल गया। मांस की सुगंध उसके मुंह में फैल गई, जिससे वह स्वादिष्ट मांस के रस से भर गया। यह एक अभूतपूर्व एहसास था और इसने मेलिसा को खाना बंद करने में असमर्थ बना दिया। जब तक उसे इसका एहसास हुआ तब तक वह मटन के कई टुकड़े खा चुकी थी। मैं क्लेन, ये तुम्हारे लिए तैयार किया जाना था। मेलिसा शर्मा गई और हकलाने लगी। मैंने अभी अभी कुछ खाना खाया है। ये रसोइया होने का सौभाग्य है। क्लेन मुस्कुराया और अपनी बहन को शांत किया। उसने अपना कांटा और चम्मच उठाया। कभी वह मांस का टुकड़ा खाता तो कभी मुंह में मटर भर लेता। अन्य समय में वह बर्तन नीचे रख देता था, राई की रोटी का एक टुकड़ा तोड़ देता था और उसे ग्रेवी में डुबो देता था। मेलिसा शांत हो गई और क्लेन के सामान्य व्यवहार से फिर से विनम्रता में डूब गई। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा नहीं लगता कि आप इसे पहली बार कर रहे हैं। मेलिसा ने खाली बर्तन को देखा और पूरे दिल से उसकी प्रशंसा की। ग्रेवी भी खत्म हो गई थी। ये वेज के शेफ से बहुत दूर है। जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें और बेंसन को रेस्तरां में ले जाऊंगा और बेहतर भोजन कराऊंगा। क्लेन ने कहा। वह स्वयं इसका इंतजार करने लगा था। आपका साक्षात्कार डकार। मेलिसा ने अपनी बात पूरी नहीं की क्योंकि उसने अचानक अनजाने में संतुष्टि की ध्वनि निकाली। उसने झट से अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और शर्मिंदा दिखी। 2 शबी नर्म मटर के साथ उबले हुए मटन का है। ये बहुत स्वादिष्ट था। क्लेन चुपचाप हंसा और उसने अपनी बहन का मजाक न उड़ाने का फैसला किया। उन्होंने प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आपका मिशन है। ठीक है। मेलिसा तुरंत खड़ी हुई, बेसिन लिया और दरवाजे से बाहर चली गई। जब वह वापस आई तो उसने हमेशा की तरह मसालों का डिब्बा और अन्य सामान जांचने के लिए अलमारी खोली। क्या आपने अभी उनका उपयोग किया है? मेलिसा आश्चर्यचकित थी और काली मिर्च की बोतल और लार्ड कैन पकड़कर क्लेन की ओर मुड़ी। क्लेन ने अपने कंधे उचकाए और हंसा। बस थोड़ा सा, यह एक स्वादिष्ट व्यंजन की कीमत है। मेलिसा की आंखें चमक उठी। कुछ क्षणों के लिए उसकी अभिव्यक्ति बदलती रही। अंत में उसने कहा, मुझे भविष्य में खाना बनाने दो। तुम्हें जल्दी से इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। तुम्हें अपनी नौकरी के बारे में सोचना होगा। मेलिसा, क्या तुम इसमें मेरी नाक नहीं रगड़ सकती? क्लेन ने मन ही मन बुदबुदाया। उसके सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। क्लेन द्वारा भूली गई सामग्री की मात्रा बहुत मानी गई थी, लेकिन यह नगण्य भी नहीं थी। साक्षात्कार 2 दिनों में था तो उसे इसकी भरपाई के लिए समय कैसे मिल सकता था? इसके अलावा वह इस तरह की अजीब असाधारण गतिविधि में शामिल था तो यह कैसे संभव होगा कि वह संशोधित करने के मूड में होगा? क्लेन ने अपनी बहन को सहज उत्तर दिया और पढ़ाई का दिखावा करना शुरू कर दिया। मेलिसा ने उसके पास बैठने के लिए एक कुर्सी सरकाए। गैस लैंप से चमकती रोशनी के साथ वह अपने काम पर काम करने लगी। माहौल शांत था। जब लगभग 11 बज गए तो भाई बहन ने एक दूसरे को शुभरात्रि कहा और बिस्तर पर चले गए। दस्तक दस्तक दस्तक। दरवाजे पर दस्तक ने क्लेन को उसके सपनों से जगाया। उसने सुबह की पहली किरण देखने के लिए खिड़की से बाहर झांका। वह स्तब्ध होकर पलट गया और उठ बैठा।
कौन है भाई? अब समय देखो, मेलिसा ने मुझे क्यों नहीं जगाया? यह मैं हूँ, डन स्मिथ। दरवाजे के बाहर गहरी आवाज में एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। डन स्मिथ उसे नहीं जानता। क्लेन अपने बिस्तर से उतरा और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अपना सिर हिलाया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि वह बुरी आंखों वाला पुलिस इंस्पेक्टर उसके सामने खड़ा है, जिससे वह एक दिन पहले मिला था। चिंतित होकर क्लेन ने पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? पुलिसकर्मी ने कठोर दृष्टि से उत्तर दिया, हमें एक गाड़ी चालक मिला। उसने गवाही दी कि आप 27 तारीख को मिस्टर वेल्च के घर गए थे, जिस दिन मिस्टर वेल्च और सुश्री नायर की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा मिस्टर वेल्च ही वह व्यक्ति थे। आपकी परिवहन फीस का भुगतान किसने किया? क्लेन चौंका। उसे जरा भी डर या अपराध बोध महसूस नहीं हुआ, जिसकी कोई उसके झूठ उजागर होने से उम्मीद कर सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह झूठ बोल ही नहीं रहा था। वास्तव में वह डन स्मिथ द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों से आश्चर्यचकित थे। 27 जून को पूर्व क्लेन वास्तव में मिस्टर वेल्च के यहाँ गया था। जिस रात वह लौटा उसने खुद को मार डाला, ठीक उसी तरह जैसे वेल्च और नायर ने किया था। क्लेन ने एक मजबूर मुस्कान दी और कहा, यह पर्याप्त सबूत है। ये सीधे तौर पर साबित नहीं करता है कि मैं वेल्च और नायर की मौत से जुड़ा हुआ हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी पूरी घटना के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में मेरे दो गरीब दोस्तों के साथ ऐसा हुआ था। लेकिन मुझे वास्तव में याद नहीं आ रहा है। वास्तव में मैं लगभग पूरी तरह से भूल गया हूँ कि मैंने 27 तारीख को क्या किया था। आपको इस पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था। डायरियों पर मैंने मोटे तौर पर अनुमान लगाने के लिए लिखा था कि मैं 27 तारीख को वेल्च के घर गया था। डन स्मिथ ने सिर हिलाते हुए कहा, निश्चित रूप से आपके पास बहुत बड़ी मानसिक शक्ति है। उसने क्रोध का लेशमात्र भी प्रदर्शन नहीं किया, नहीं वह मुस्कुरा रहा था। तुम्हें मेरी ईमानदारी सुनने में सक्षम होना चाहिए। क्लेन ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझसे सच्चाई बयां की जा रही है। बेशक, इसका केवल एक हिस्सा। डन स्मिथ ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे से कहने से पहले उसने पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाई। मिस्टर वेल्च ने एक रिवॉल्वर को दी। मुझे लगता है मुझे इसे यहाँ ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है मिस्टर क्लेन। सचमुच क्लेन अंततः समझ गया कि रिवॉल्वर कहाँ से आई थी। उसके मन में एक विचार कौंधा और वह क्षण भर में अंतिम निर्णय पर पहुंच गया। उसने आधे रास्ते में हाथ उठाया और रास्ता खुला छोड़कर पीछे हट गया। फिर उसने अपनी टुड्डी से चारपाई की ओर इशारा किया। बेडबोर्ड के पीछे। उन्होंने विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं किया कि यह निचला डेक था, क्योंकि आमतौर पर कोई भी ऊपरी डेक पर बेडबोर्ड के पीछे चीजों को नहीं छिपाता था। यह मेहमानों के लिए एक नज़र में नोटिस करने के लिए बहुत स्पष्ट होगा। डन स्मिथ आगे नहीं बढ़े। जैसे ही उसने पूछा, उसके मुंह के कोने हिल गए और कुछ नहीं जोड़ना है। बिना किसी हिचकिचाहट के क्लेन ने उत्तर दिया, वहां है। कल जब मैं आधी रात को उठा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी मेज पर अपने बगल में एक रिवॉल्वर के साथ लेटा हुआ था। कमरे के कोने पर एक गोली लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आत्महत्या कर ली हो, लेकिन कारण कभी बंदूक न चलाने के अनुभव की कमी के कारण, या शायद मैं अंतिम क्षण में बहुत डरा हुआ था। वैसे भी गोली ने वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किया। मेरा सिर अभी भी अपनी जगह पर है। और तब से मैंने कुछ यादें खो दी हैं, जिसमें 27 तारीख को वेल्च के घर पर मैंने जो देखा और किया वह भी शामिल है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं वास्तव में याद नहीं कर सकता। एक संदिग्ध के रूप में हटा दिए जाने की खातिर, अपने आसपास की इन सभी अजीब घटनाओं से छुटकारा पाने की खातिर, क्लेन ने लगभग हर चीज के बारे में बताया जो घटित हुआ था, सिवाय स्थानांतरण और एकत्रीकरण के। इसके अलावा क्लेन अपने शब्दों में सावधानी बरत रहा था, हर वाक्य को उत्तरदायी बना रहा था, जैसे कि इस तथ्य को उजागर नहीं करना कि गोली उसके मस्तिष्क में लगी थी, लेकिन केवल यह उल्लेख करना कि इसे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ और उसका सिर अभी भी उसके अंदर था। दूसरों के लिए ये दोनों कथन बिल्कुल एक जैसे विचार व्यक्त करते प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे चाक और पनीर की तरह थे। डन स्मिथ ने चुपचाप सुना, फिर कहा, यह मेरे अनुमान से मेल खाता है। यह अतीत में इसी तरह की घटनाओं के छिपे तर्क से भी मेल खाता है। निस्संदेह मुझे नहीं पता कि तुम जीवित कैसे बच पाई। मुझे खुशी है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है। मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे बच गया। क्लेन ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन डन ने एक संयोजन निकाला। आप पर विश्वास करने का मुझे कोई फायदा नहीं है। आप वर्तमान में मुख्य संदिग्ध हैं। आपको एक विशेषज्ञ द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए कि आप वास्तव में भूल गए हैं कि आप किस दौर से गुजरे हैं, या कि वास्तव में आपका मिस्टर वेल्च और मिस नायर की मौत से कोई लेना देना नहीं है। वह खांसने लगा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मिस्टर क्लेन, मैं जांच के लिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन आने में आपका सहयोग चाहता हूँ। अगर यह पुष्टि हो जाती है कि आपके साथ कोई समस्या नहीं है, तो इसमें लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे। विशेषज्ञ यहाँ है, क्लेन ने बदले में स्पष्ट रूप से पूछा। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि इसमें 2 दिन और लगेंगे? वह उम्मीद से पहले आ गई। डन ने बगल में मुड़कर क्लेन को जाने का संकेत दिया। मुझे एक नोट छोड़ने की अनुमति दे, क्लेन ने अनुरोध किया। बेंसन अभी भी दूर था और मेलिसा स्कूल गई थी। वह उन्हें सूचित करने के लिए केवल एक नोट छोड़ सकता था कि वह वेल्च से जुड़ी एक घटना में शामिल था, ताकि वे उसके बारे में चिंता न करें। डन ने बिना कुछ सोचे सिर हिलाया। ठीक है। क्लेन डेस्क पर लौट आया। जैसे ही उसने कागज खोजा, वह सोचने लगा कि क्या होने वाला है। ईमानदारी से कहूं तो वह विशेषज्ञ से मिलना नहीं चाहते थे। आखिरकार उसके पास एक बड़ा रहस्य था। ऐसी जगह जहां 7 प्रमुख जज थे इस परिसर में सम्राट रोसेले, जिन पर ट्रांसमाइग्रेटर पूर्ववर्ती होने का संदेह था, की हत्या कर दी गई थी। ट्रांसमाइग्रेशन जैसी चीज का मतलब आमतौर पर अदालत में जाना और मध्यस्थता में प्रवेश करना होता था, लेकिन हथियारों, युद्ध कौशल या महाशक्तियों के बिना एक पेशेवर पुलिसकर्मी के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। और तो और डन के कुछ अधीनस्थ बाहर अंधेरे में खड़े थे। एक बार जब वे अपनी बंदूकें निकाल लेंगे और मुझ पर गोली चला देंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ओह, मैं एक समय में एक कदम उठाऊंगा। क्लेन ने नोट छोड़ दिया, अपनी चाबियां पकड़ ली और डन के पीछे पीछे कमरे से बाहर चला गया। अंधेरे गलियारे के साथ काले और सफेद चेकदार वर्दी में 4 पुलिसकर्मी जोड़े में विभाजित हो गए और दोनों तरफ पहरा दे रहे थे। वे बहुत सतर्क थे। नल नल नल। जब वे लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे तो क्लेन डन के साथ साथ चल रहा था, जो कभी कभी विरोध में चरमराती थी। अपार्टमेंट के बाहर एक 4 पहिया गाड़ी थी। गाड़ी के किनारे पर 2 पार की हुई तलवारें और एक मुकुट पुलिस का प्रतीक था। उनके आसपास हमेशा की तरह भीड़भाड़ और शोर शराबा था। आगे बढ़ो, ऊपर। डन ने क्लेन को पहले जाने का संकेत दिया। क्लेन आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी एक सीप विक्रेता ने अचानक एक ग्राहक को पकड़ लिया और दावा किया कि वह चोर है। दोनों पक्षों में कुश्ती हुई और घोड़ों की प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जिससे भारी अराजकता फैल गई। एक अवसर। क्लेन के पास आगे सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। वह आगे झुका और भीड़ की ओर लपका। या तो धक्का देकर या चकमा देकर वह सड़क के दूसरे छोर की ओर भाग निकला।
अभी विशेषज्ञ से मुलाकात न करने के लिए वह केवल शहर के बाहर घाट पर जाकर टुस्कॉक नदी के नीचे एक नाव लेकर और राजधानी बैकलैंड की ओर भागकर ही आगे बढ़ सकता था। वहां जनसंख्या अधिक थी, जिससे छिपाना आसान हो गया है। बेशक वह स्टीम ट्रेन पर भी चल सकता था, पूर्व की ओर निकटतम एनमेट हार्बर तक जा सकता था और प्रिंस तक समुद्री मार्ग ले सकता था, फिर बैकलैंड की ओर। कुछ ही समय बाद प्लेन एक सड़क पर पहुंचा और आयरन क्रॉस स्ट्रीट की ओर मुड़ गया। ऐसी कई गाड़ियां थीं जिन्हें किराए पर लिया जा सकता था। शहर के बाहर घाट तक प्लेन ने अपना हाथ बढ़ाया और एक गाड़ी पर चढ़ गया। उन्होंने चीजों पर स्पष्टता से विचार किया था। सबसे पहले उसे पुलिस को गुमराह करना था जो उसके लिए आ रही थी। जैसे ही गाड़ी उनसे उचित दूरी पर होती वह तुरंत कूद जाता। ठीक है, गाड़ीवान ने लगाम खींची। बंद करो, बंद करो। क्लॉप। गाड़ी आयरन क्रॉस स्ट्रीट से निकल गई। जैसे ही क्लेन गाड़ी से कूदने वाला था उसने देखा कि वह दूसरी सड़क में बदल गई थी। ये शहर से बाहर नहीं जा रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? क्लेन क्षणिक अचंभे में पड़कर घबरा गया। वेज की जगह पर गाड़ी चालक ने नीरसता से उत्तर दिया। क्या? क्लेन के पास शब्द नहीं थे। गाड़ी का ड्राइवर अपनी ठंडी भूरी आंखें दिखाते हुए पीछे मुड़ा। वह डन स्मिथ था, भूरी आंखों वाला पुलिसकर्मी। आप? क्लेन घबरा गया। जब वह तुरंत उठ बैठा तो सब कुछ अचानक धुंधला हो गया, जैसे कि दुनिया उसके चारों ओर घूम गई हो। सेटअप। क्लेन ने भ्रमित होकर इधर उधर देखा। उसने देखा कि खिड़की के बाहर लाल चांद है और कमरा लाल रंग के घूंघट से ढका हुआ है। उसने अपने माथे को टटोलने के लिए हाथ बढ़ाया। ये सब नम और ठंडा था, ठंडा पसीना। उसकी पीठ बिल्कुल वैसी ही महसूस हुई। यह एक बुरा सपना था। क्लेन ने आह भरी। सब ठीक है, सब ठीक है। उसे यह अजीब लगा। वह अपने सपने में काफी स्पष्ट विचारों वाला था। वह शांति से सोचने में भी सक्षम था। शांत होने के बाद क्लेन ने अपनी पॉकेट घड़ी की ओर देखा। अभी रात के 2 ही बजे थे। वह चुपचाप बिस्तर से उठ गया और शौचालय जाने की योजना बनाई, जहां वह अपना चेहरा धो सके और अपने बढ़ते मूत्राशय को खाली कर सके। उसने दरवाजा खोला और अंधेरे गलियारे में चल दिया। मन चांदनी के नीचे वह हल्के से वॉशरूम की ओर चला। अचानक उसने गलियारे के अंत में खिड़की के बाहर एक छायाचित्र देखा। उस छायाकार ने काले रंग का विंडब्रेकर पहना हुआ था जो कोट से छोटा था लेकिन जैकेट से लंबा था। वह छायाचित्र आंशिक रूप से अंधेरे में छिपा हुआ था, लाल चांदनी में नहा रहा था। वह आकृति धीरे धीरे घूम गई। उसकी आंखें गहरी, भूरी और ठंडी हैं। डन स्मिथ। टॉप। क्लेन एक कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ कि वह जाग रहा है या अभी भी सपने में है। सिलहूट ने अपनी काली टोपी उतार दी और थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए कहा, अपना परिचय देते हुए, नाइट हॉक डन स्मिथ। नाइट हॉक, चर्च ऑफ द रिवर नाइट गॉडेस की बियॉन्डर टीमों के कोड नामों में से एक, जिसका उल्लेख जस्टिस और द हैंडमैन ने पहले किया था। क्लेन को अचानक कुछ एहसास हुआ और संबंध बनाने के बाद उसने कहा, आप सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं। आपने मुझे बस उसका सपना दिखाया। नाइट हॉक डन स्मिथ ने अपनी थोड़ी ऊंची हेयरलाइन को छिपाते हुए फिर से अपनी काली टोपी पहनी। गहरी भूरी आंखों से उन्होंने कहा, नहीं, मैंने केवल आपके सपने में प्रवेश किया और आवश्यक मार्गदर्शन किया। उनकी आवाज़ गहरी और सुखदायक थी। ये दूसरों के मीठे सपनों को परेशान किए बिना मंद रोशनी वाले गलियारे से गूंज उठा। सपने में भले ही आपकी आमतौर पर दबी हुई भावनाओं और आपके अंदर विभिन्न अंधेरे विचारों को बढ़ाया जाता है, जिससे सब कुछ अव्यवस्थित, बेतुका और पागल लगता है, वे सभी जड़ हैं वास्तव में उनकी वास्तविकता अस्तित्व में है। मेरे जैसे दिग्गजों के लिए सचेतन आप की तुलना में मैं अपने सपनों में आप पर अधिक विश्वास करता हूँ। यह कौन सा सामान्य इंसान अपने सपने को नियंत्रित कर सकता है? अगर मैंने पृथ्वी पर कुछ सपना देखा होता तो क्या डन स्मिथ ने ध्यान नहीं दिया होता? सपने में जो कुछ हुआ उससे क्लेन भयभीत हो गया। फिर भी उसे तुरंत यह अजीब लगा। उसे याद था कि वह बहुत अधिक शांत और तर्कसंगत था। ये जानता था कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। तो डन स्मिथ ने केवल वही देखा जो मैं उसे दिखाना चाहता था। जैसे ही क्लेन को समझ की एक झलक मिली, उसका दिमाग घूम गया। क्या यह एक ऐसा लाभ है जो स्थानांतरण के परिणामस्वरूप हुआ, एक विशेष शरीर और आत्मा की तरह, या यह उस भाग्य वृद्धि अनुष्ठान का प्रभाव था? तो मिस्टर स्मिथ, क्या आप मानते हैं कि मैंने सचमुच अपनी याददाश्त खो दी है? क्लेन ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और उत्तर में पूछा। डन स्मिथ ने उन्हें सीधे उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसे गौर से देखा। वास्तव में आप घटनाक्रम से आश्चर्यचकित नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो बियॉन्डर्स की शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं और वे यह मानते हैं कि वे वास्तव में जाग नहीं पाए हैं। क्लेन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए कहा, शायद मैं हमेशा प्रार्थना करता रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि मेरी मदद करने के लिए ऐसी कोई शक्ति होगी। विचारों की एक दिलचस्प श्रृंखला। शायद आप केवल इसलिए जीवित नहीं बचे क्योंकि आप भाग्यशाली थे। डन ने भावशून्यता से सिर हिलाया। मैं अब पुष्टि कर सकता हूं कि इस घटना के कारण आपने वास्तव में अपनी यादों के कुछ हिस्से खो दिए हैं, खासकर इससे जुड़ी यादें। तो क्या मैं अब वापस जा सकता हूं? जांच करते समय क्लेन ने अपने दिल में राहत की लंबी सांस ली। डन ने अपनी जेब में हाथ डाला और धीरे धीरे क्लेन की ओर चला। आसपास का अंधेरा शांत और सौम्य हो गया। नहीं, आपको अभी भी विशेषज्ञ से मिलने के लिए मेरे साथ आना होगा, उन्होंने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? क्लेन ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें मेरे सपने के निष्कर्षों पर विश्वास नहीं है। आप मजाक कर रहे होंगे। अगर वह विशेषज्ञ सम्मोहन या मन पढ़ने और अन्य चीजों में माहिर है तो क्या मेरा सबसे बड़ा रहस्य उजागर नहीं हो जाएगा? परिणाम कल्पना से परे होंगे। मैं आमतौर पर काफी विनम्र हूं, लेकिन सपनों से जुड़ी चीजों के लिए मैं अभी भी आश्वस्त हूं। डन ने शांति से उत्तर दिया, हालांकि महत्वपूर्ण मामलों के लिए उन्हें दोबारा पुष्टि करने में कोई बुराई नहीं है। साथ ही हमारी विशिष्टताएं विभिन्न क्षेत्रों में हैं। शायद वह आपकी कुछ यादें ताज़ा करने में आपकी मदद कर सकती हैं। क्लेन के उत्तर की प्रतीक्षा न करते हुए उसकी आवाज़ गहरी हो गई। आखिरकार आप उस एंटीगोनस परिवार नोटबुक के ठिकाने से जुड़े हुए हैं क्या? क्लेन जम गया। डन उसके सामने रुका, अपनी बुरी आंखें क्लेन की आंखों पर टिकाते हुए बोला, आत्महत्या के स्थान पर चौथे युग की उस नोटबुक का एक भी निशान नहीं था। वेल्च मर चुका है, नाया मर चुकी है, आप हमारे हैं केवल नेतृत्व। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो ठीक है। सांस छोड़ने से पहले क्लेन एक पल के लिए चुप हो गया। एक गुम हुई नोटबुक, अब ये सचमुच अजीब है। मैंने चौथे युग की उस नोटबुक के ठिकाने के बारे में कैसे नहीं सोचा? डन ने थोड़ा सिर हिलाया। क्लेन के पास से चलते हुए कहा, अपना दरवाजा बंद करो और मेरे साथ वेल्च के अपार्टमेंट में आओ, विशेषज्ञ वहां हमारा इंतजार कर रहा है। क्लेन ने चुपचाप सांस ली। बेचैनी महसूस करते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह मना करना चाहता था और भागने का इरादा भी रखता था। हालांकि उनका मानना था कि उनके सपनों में जो कुछ हुआ था उससे डन स्मिथ ने निश्चित रूप से अपनी सुरक्षा का स्तर बढ़ा दिया होगा, और एक सामान्य इंसान और एक बियॉन्डर के बीच ताकत में अंतर के कारण बल प्रयोग से सफलता की संभावना बहुत कम थी। उसके पास भी एक रिवॉल्वर होनी चाहिए। उसे रिवॉल्वर चलाने का अभ्यास भी रहा होगा।
उसके दिमाग में कई विचार कौंध गए और अंततः क्लेन ने वास्तविकता को स्वीकार करना चुना। ठीक है, मैं एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि चीजें कैसे सामने आती हैं। शायद मेरे सपने में वह चमत्कारी शक्ति फिर से प्रभावी हो जाएगी। तो फिर चलें, डन ने उदासीन स्वर में कहा। क्लेन मुड़ा और उसके पीछे चला गया। 2 कदम चलने के बाद वह अचानक रुका और बोला, मिस्टर स्मिथ, मैं पहले बाथरूम जाना चाहूंगा। मैं मूल रूप से बाथरूम के लिए बाहर आया था। डन ने उसे नहीं रोका। इसके बजाय उसने उस पर गहरी नजर डाली और कहा, कोई बात नहीं क्लेन, मेरा विश्वास करो, मैं अंधेरी रात में तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ। अंधेरी रात में? क्लेन ने चुपचाप ये वाक्यांश दोहराया। उसने भागने की कोई लापरवाही भरी कोशिश नहीं की और ईमानदारी से खुद को राहत महसूस कराए। फिर उसने अपना चेहरा ठंडे पानी से धोया और खुद को पूरी तरह से शांत कर लिया। क्लेन ने अपना पहनावा बदला और अपने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। कोमल कदमों से क्लेन डन के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरा और इमारत के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। ऐसे शांत वातावरण में डन स्मिथ ने अपना मुंह खोला और अचानक बोला, सपने के अंत में तुमने भागने की कोशिश क्यों की? तुम किस बात से डर रहे थे? क्लेन ने तुरंत एक उत्तर के बारे में सोचा और उसने कहा, मुझे याद नहीं है कि मैंने वेल्च के स्थान पर क्या किया था। नहीं, मुझे ये याद है कि मैं सीधे तौर पर वेल्च और नाया की मौत में शामिल था। मुझे डर था कि क्या ये वास्तव में मेरा काम साबित होगा। मैं जुआ खेलना पसंद करूंगा और बच जाऊंगा, फिर मैं दक्षिणी महाद्वीप में नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूं। अगर मैं तुम होते तो मैं भी ऐसा ही करता, डन ने कहा और इमारत का दरवाजा खोला, जिससे आधी रात की ठंडी हवा अंदर की प्रचंड गर्मी को दूर कर गई। उसे गाड़ी पर चढ़ते ही क्लेन के भाग जाने का डर नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा क्लेन ने सपना देखा था, एक 4 पहियों वाली गाड़ी जिसे एक घोड़ा और गाड़ी चालक खींचते थे। वहां दोधारी तलवारों का पुलिस प्रतीक भी था, जिस पर गाड़ी के किनारे पर एक मुकुट खुदा हुआ था। क्लेन गाड़ी में चला गया। अंदर एक मोटा कालीन बिछा हुआ था और वह स्थान मनभावन खुशबू से भरा हुआ था। बैठ जाने के बाद उसने अधिक जानकारी के लिए जांच करने के लिए एक विषय की तलाश की। मिस्टर स्मिथ, क्या होगा अगर, और मेरा मतलब है अगर, विशेषज्ञ पुष्टि करता है कि मैं वास्तव में अपनी यादों का एक हिस्सा भूल गया हूं और कोई अन्य सबूत नहीं है जो मुझे अपराधी या पीड़ित होने की ओर इशारा करता है, क्या ये होगा ऊपर? सिद्धांत रूप में हाँ, हम अन्य माध्यमों से नोटबुक की खोज करने का प्रयास करेंगे। जब तक यह मौजूद है इसे पाया जा सकता है। बेशक इससे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आप शापित नहीं हैं या इसमें कोई गंध नहीं है, कैकोडेमेंस और इससे संबंधित कोई मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपना शेष जीवन शांतिपूर्वक और स्वस्थ रूप से जी सकें। डन स्मिथ के चेहरे पर मुस्कान थी, एक असामान्य मुस्कान। क्लेन ने इस बिंदु को ध्यान से देखा और तुरंत पूछा, सैद्धांतिक रूप से? हाँ, केवल सिद्धांत में। कार्य के इस क्षेत्र में हमेशा विकृत, अपरंपरागत और अकथनीय चीजें घटित होती रहती हैं। डन ने क्लेन की आंखों में देखा और कहा, उनकी निरंतरता या अंत वह नहीं है जिसकी हम कभी कभी कल्पना या नियंत्रण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वास्तव में क्लेन को एक पल के लिए डर लगा। गाड़ी लगभग खाली सड़क से गुजरी। डन ने अपनी तंबाकू की पाइप निकाली और उसे सूंघते हुए कहा, जब हम मानते हैं कि चीजें खत्म हो गई हैं और सब कुछ सामान्य हो रहा है, तो यह एक भयानक, भयावह तरीके से फिर से सामने आएगा। कुछ साल पहले हमने एक दुष्ट पंथ के संबंध में एक मामले को संभाला था। उन्होंने अनुयायियों को आत्महत्या करवाकर एक दुष्ट देवता को खुश करने के लिए जीवित बलिदान दिए थे। जब अनुयायियों में से एक को चुना गया तो उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसकी मूर्खता, विकृत मान्यताओं पर विजय प्राप्त की और साइकेडेलिक ड्रग्स। वह चुपचाप भाग गया और पुलिस को सूचना दी। मामला हमें सौंप दिया गया। यह एक बहुत छोटा मिशन था क्योंकि उस पंथ में कोई ब्योडर्स नहीं थे। जिस देवता की वे पूजा करते थे वह वास्तव में उनके नेता द्वारा केवल पैसे और संतुष्टि के लिए बेतरतीब ढंग से सोचा गया था। वहां मानवता खत्म हो गई। हमने इस पंथ को दबाने के लिए पुलिस के समर्थन के साथ केवल 2 सदस्यों का इस्तेमाल किया। कोई भी दोषी नहीं था। उस विस्ल ब्लोअर के लिए हमने ये भी पुष्टि की कि उसके पास कोई शैतानी गंध नहीं बची थी। वह शापित नहीं था और उन्हें कोई मानसिक विकार नहीं था। उन्हें कोई व्यक्तित्व संबंधी समस्या या कोई अन्य अनियमितता नहीं थी, कुछ भी नहीं। बाद में उन्हें अपने करियर में अच्छी प्रगति मिली, एक बहुत अच्छी पत्नी से उनकी शादी हुई, उनका एक बेटा और एक बेटी हुई। उसका अंधकार में अतीत उसे कोसों दूर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आतंक और रक्तपात पूरी तरह से गायब हो गया है। इस बिंदु पर डन स्मिथ ने हंसते हुए कहा, फिर भी इस साल मार्च में अच्छी वित्तीय स्थिति में होने और एक प्यारी पत्नी और प्यारे बच्चे होने के बावजूद उसने गला घोंट दिया, अपने ही कार्यालय में खुद को मौत के घाट उतार दिया। गाड़ी की खिड़की के बाहर की लाल चांदनी डन स्मिथ पर चमक उठी। उस समय उसकी आत्मोपहासपूर्ण मुस्कान ने क्लेन को अकथनीय रूप से भयभीत महसूस कराया। खुद को गला घोंटकर मार डाला, क्लेन ने कहा, चुपचाप ठंडी हवा का झोंका, मानो अपना दुखद अंत देख रहा हूं। भले ही मैं एक बार इससे बच गया हो, क्या ये पूरी तरह से हल करने का कोई तरीका है? गाड़ी अनगिनत बार शांत हो गई। क्लेन के दिमाग में विचार उमड़ रहे थे। एक अजीब सी खामोशी के बीच गाड़ी तेज गति से काफी देर तक चलती रही। जैसे ही क्लेन ने किसी भी समाधान के लिए डन स्मिथ से परामर्श करने का मन बनाया, गाड़ी रुक गई। स्मिथ, हम वेल्च के अपार्टमेंट तक पहुंच गए हैं। गाड़ी चालक की आवाज सुनाई दी। चलो नीचे उतरें। डन ने अपना काला कोट सीधा किया जो उसके घुटनों तक पहुंच गया था। ओह, मुझे पहले ही परिचय दे दो। विशेषज्ञ का आधिकारिक देश है आवा काउंटी का सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक माध्यम। क्लेन ने अपने अन्य विचारों को दबा दिया और उत्सुकता से पूछा, फिर उसकी वास्तविक पहचान क्या है? डन ने अपने शरीर को आधा मोड़ लिया और अपना सिर पीछे कर लिया। अपनी अस्पष्ट भूरी आंखों से उसने कहा, ए सच्चा आत्मा माध्यम। नाम, रहस्यों का स्वामी लेखक, कटलफिश जिसे गोताखोरी पसंद है। जोड़ बंद करे रीसेट, एक सच्चा माध्यम। क्लेन ने इस विवरण को अंदर ही दोहराया और दोबारा नहीं बोला। उसने गाड़ी से नीचे डन स्मिथ का पीछा किया। टिंगन में वेल्च का स्थान एक बगीचे वाला एक अलग घर था। खोखले धातु के फाटकों के बाहर की सड़क से एक साथ 4 गाड़ियां गुजर सकती थीं। हर 50 मीटर पर सड़क के किनारे स्ट्रीट लैंप जल रहे थे। वे उन लोगों से भिन्न दिखते थे जिन्हें क्लेन ने अपने पिछले जीवन में देखा था। वे गैस लैंप थे और प्रत्येक लैंप की ऊंचाई एक वयस्क पुरुष के बराबर थी ताकि लैंप जलाने में सुविधा हो। काली धातु को कांच पर बारीकी से दबाया गया जिससे एक चेकर पैटर्न बना, जिससे क्लासिकल पेपर लालटेन जैसी कलाकृतियां निकलीं। ठंडक और गर्मी एक दूसरे से जुड़े हुए थे जबकि अंधकार और प्रकाश से अस्तित्व में थे। सूर्यास्त की किरणों से आच्छादित रास्ते पर चलते हुए क्लेन और डन स्मिथ अजर मेटल गेट के माध्यम से वेल्च के किराए के स्थान में प्रवेश कर गए। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक सीमेंटेड सड़क थी जो सीधे 2 मंजिले बंगले तक जाती थी। एक साथ 2 गाड़ियां जा सकती थीं। बाईं ओर एक बगीचा और दाईं ओर एक लॉन था। ताजी घास की ठंडी खुशबू के साथ मिश्रित फूलों की सुखद हल्की सुगंध ने व्यक्ति को खुशी और आराम का एहसास कराया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, क्लेन कांप उठा और उसने चारों ओर देखा। उसे लगा कि बगीचे में, कहीं लॉन में, छत पर, झूले के पीछे, कहीं किसी अंधेरे कोने में 2 जोड़ी आंखें उसे देख रही हैं।
यहाँ स्पष्टता कोई नहीं था, फिर भी क्लेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक भीड़ भरी सड़क पर था। इस अजीब विरोधाभास, इस अजीब भावना ने उसे तनावग्रस्त कर दिया। उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। कुछ गलत है, वह डन से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। डन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि वह उसके बगल में चला गया और शांति से उत्तर दिया, बस उन्हें अनदेखा करें। चूंकि नाइटहॉक ने ऐसा कहा था, क्लेन ने पीछा किए जाने, जासूसी करने और निरीक्षण किए जाने के बावजूद अपराधी को नोटिस न कर पाने की भयावह भावना को सहन किया। कदम दर कदम वह बंगले के मुख्य द्वार पर पहुंचा। अगर यह सब और चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। जैसे ही डन ने दरवाजा खटखटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, क्लेन तेजी से पीछे मुड़ा। फूल हवा में लहरा रहे थे, बिना किसी व्यक्ति के नजर आए। अंदर आओ सज्जनों, घर के अंदर से एक अलौकिक आवाज आई। डन ने दरवाजे की कुंडी घुमाई, धक्का देकर दरवाजा खोला और सोफे पर बैठी एक महिला से कहा, डेली कोई परिणाम? लिविंग रूम में झूमर जला हुआ नहीं था। एक संगमरमर की कॉफी टेबल के चारों ओर 2 चमड़े के सोफों का एक सेट लगा हुआ था। मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी से कोबाल्ट नीली चमक आ रही थी। इसने आधे अधूरे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन को एक अजीब भयानक रंग में ढक दिया। सोफे के बीच में हुड वाले काले बागे में एक महिला बैठी थी जिसने नीला आईशैडो और ब्लश लगाया हुआ था। उसकी कलाई पर लटकते सफेद क्रिस्टल पेंडेंट के साथ एक खुला चांदी का कंगन पहना हुआ था। उसे पहली नजर में ही क्लेन को एक अकल्पनीय अनुभूति हुई। उसने बिल्कुल एक वास्तविक माध्यम की तरह कपड़े पहने थे। क्या वह खुद को स्टीरियोटाइप कर रही थी? अलौकिक सुंदरता वाली मध्यम डेली ने अपनी चमकती पन्ना आंखों से क्लेन पर एक नजर डाली। उसने डन स्मिथ की ओर देखा और कहा, सभी मूल आत्माएं गायब हो गई हैं, जिनमें वेल्च और नायक की आत्माएं भी शामिल हैं। अभी इन सभी छोटे दुष्टों को कुछ भी नहीं पता है। आत्माएं, स्पिरिट मीडियम, वे सभी अदृश्य चीजें जो पहले उसकी जासूसी कर रही थी, आत्माएं थी। उनमें से बहुत सारे थे। क्लेन ने अपनी टोपी उतार दी और उसे अपनी छाती पर रख लिया। थोड़ा झुकते हुए उसने कहा, गुड इवनिंग मैडम। डन स्मिथ ने आह भरी, यह मुश्किल है डेली, ये क्लेन मोरेटी है। देखिए कि क्या आप उससे कुछ हासिल कर सकते हैं। माध्यम डेली ने तुरंत अपनी नजर क्लेन पर डाली। उसने एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, कृपया बैठ जाए। धन्यवाद। क्लेन ने सिर हिलाया, कुछ कदम आगे बढ़ा और आज्ञाकारी ढंग से बैठ गया। उसका हृदय अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा। चाहे मैं जीवित रहूं, चाहे मैं इसे सफलतापूर्वक निपट पाऊं या मेरे रहस्य उजागर हो जाएं, ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होता है। और जिस चीज ने उसे सबसे अधिक असहाय महसूस कराया वह ये थी कि उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह केवल अपनी अंतर्निहित विशिष्टता पर ही आशा रख सकता था। ये भावना वास्तव में बेकार है, क्लेन ने कड़वाहट से सोचा। इसके बाद डन क्लेन के सामने 2 सीटों वाले सोफे पर बैठ गया। डेली ने अपनी कमर की थैली से अंगूठे के आकार की 2 कांच की बोतलें निकाली। उसकी पन्ना जैसी आंखें क्लेन को देखकर मुस्कुराईं और उसने कहा, मुझे यहाँ थोड़ी मदद की जरूरत है। आखिरकार आप दुश्मन नहीं हैं, मैं आपके साथ कठोरता से व्यवहार नहीं कर सकती। इससे आप असहज हो सकते हैं या आपको दर्द हो सकता है। ये भी हो सकता है तुम पर कुछ गंभीर प्रभाव छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कुछ सुगंध दूंगा जिससे तुम्हें कोमलता महसूस होगी, जो तुम्हें धीरे धीरे मुक्त होने देगी ताकि तुम वास्तव में उन भावनाओं में शामिल हो सको। ये गलत लग रहा था। क्लेन अचंभित हो गया और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। उसके सामने बैठे डन ने हंसते हुए कहा, अजीब मत बनो, हम चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के साथियों से अलग हैं। यहाँ महिलाएं मौखिक रूप से भी पुरुषों को चिढ़ा सकती हैं। इस संबंध में आपको सक्षम होना चाहिए समझने के लिए। आपकी माँ देवी में आस्था रखती थी, आप और आपका भाई चर्च में संडे स्कूल जाते थे। मैं समझता हूँ, बात सिर्फ इतनी है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी होगी। ऐसी, क्लेन ने इशारा किया क्योंकि उसे सही शब्द नहीं मिल रहे थे। उन्होंने अनुभवी ड्राइवर एक का सीधा अनुवाद लगभग स्पष्ट कर दिया। डन ने अपने मुंह के कोनों को ऊपर की ओर मोड़ते हुए कहा, चिंता मत करो। वास्तव में डेली शायद ही कभी ऐसा करती है। वह सिर्फ आपको शांत करने के लिए इन तरीकों का उपयोग करना चाहती है। वह पुरुषों के बजाय लाशों को पसंद करती है। आप मुझे विकृत बता रहे हैं, डेली ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने छोटी बोतलों में से एक को खोला और चमकदार नीली मोमबत्ती की लौ पर कुछ बूंदें टपका दी। रात वैनिला, नीम फूल और कैमोमाइल सभी आसुत और इस सुगंधित पुष्पसार बनाने के लिए निकाले गए। मैं इसे अमधाक कहता हूँ, हर्मीज भाषा में इसका मतलब शांति है। इसकी खुशबू वाकई अद्भुत है। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी, जिससे फूलों का सार वाष्पित हो गया और कमरा उसकी सुगंध से भर गया। एक सुंदर मनमोहक सुगंध क्लेन की नाक में घुस गई। अब उसे तनाव महसूस नहीं होता। वह तुरंत शांत हो गया, मानो वह खामोश रात के अंधेरे में देख रहा हो। इस बोतल को आत्मा की आंख कहा जाता है। ड्रेगो और चिनार के पेड़ों की छाल और पत्तियों को 7 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है और 3 बार काढ़ा बनाया जाता है। फिर उन्हें लैंडी वाइन में डुबोया जाता है। बेशक, जब हम फिर से, जैसा कि डेली ने तरल का वर्णन किया, एम्बर पदार्थ को बाद नीली मोमबत्ती की लौ पर टपक गया। सुगंधित वाइन की अलौकिक खुशबू को सूंघने पर क्लेन ने देखा कि मोमबत्ती की लौ बेतहाशा नाच रही थी। डेली की नीली आईशैडो और ब्रश की चमक अजीब तरह से चमक रही थी, इस हद तक कि उसे दोगुना दिखाई दे रहा था। यह मीडियमशिप के लिए एक बड़ा सहायक हाथ है। यह एक पुष्पसार भी है जो पर्याप्त रूप से मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। जैसा कि डेली ने लगातार समझाया, क्लेन को लगा जैसे उसकी आवाज़ चारों ओर से आ रही थी। हतप्रभ होकर क्लेन ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि सब कुछ हिल रहा था और धुंधला था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कोहरे की परतों से ढका हुआ है। यहाँ तक कि उसका शरीर भी धीरे धीरे हिल रहा था, इससे पहले कि वह तैरने लगे और फिर अपना संतुलन खो दे। रंग एक प्रभाववादी पेंटिंग की तरह मिश्रित हो गए। लाल अधिक लाल थे, नीले अधिक नीले थे और काले अधिक काले थे, सामान्य से अधिक परिभाषित दिखाई दे रहे थे। ये स्वप्निल और धुंधला था। आसपास से अलग अलग बड़बड़ाहटें आ रही थी, मानो सैकड़ों हजारों लोग, जिन्हें देखा नहीं जा सकता था, बहस कर रहे थे। यह उस भाग्य वृद्धि अनुष्ठान के समान लगता है जो मैंने पहले किया था, लेकिन उस तरह के पागलपन के बिना जो आपके सिर को फटने जैसा महसूस कराता है। क्लेन ने चारों ओर देखा और प्रश्नात्मक ढंग से सोचा। इस समय उसकी दृष्टि 2 आंखों पर टिकी थी जो पन्ना की तरह बिल्कुल स्पष्ट थी। एक धुंधले सोफे पर डेली काले लबादे में बैठी थी। विलक्षण रूप से उसकी नजर क्लेन के सिरे पर केंद्रित हो गई। वह मुस्कुराए और सौम्य स्वर में बोली, मुझे अपना परिचय ठीक से देने दो। मैं स्पिरिट मीडियम हूँ डेली। मैं अभी भी तर्कसंगत विचार रख सकता हूँ। ये वैसा ही है जैसे जब मैं उस भाग्य वृद्धि अनुष्ठान और उस सभा में था। यह विचार क्लेन के दिमाग में आया क्योंकि उसने जानबूझकर गड़बड़ व्यवहार किया और कहा, हेलो, मनुष्यों की मानसिक दुनिया बेहद विशाल है। मन के भीतर कई रहस्य छिपे हुए हैं। समुद्र को देखें, हम इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह सतही स्तर पर है, लेकिन वास्तव में समुद्र की गहराई में एक बड़ा अनदेखा हिस्सा है। द्वीपों के अलावा संपूर्ण महासागर है जो आध्यात्मिक दुनिया का प्रतीक है। आप अपने शरीर की आत्मा हैं।
आप न केवल ऊपर के द्वीपों के बारे में जानते हैं बल्कि आप समुद्र के नीचे छिपी चीज़ों के साथ साथ पूरे महासागर के बारे में भी जानते हैं। जो कुछ भी मौजूद है वह अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाता है। द्वीपों की सतही यादें मिट सकती हैं, लेकिन समुद्र और पूरे महासागर के नीचे जो बचा है उसमें निश्चित रूप से एक समान प्रक्षेपण बचा होगा। डेली क्रेन को मंत्रमुग्ध करते हुए आगे बढ़ती रही। आसपास की अस्पष्ट हवाओं और छायाओं ने समान रूप धारण कर लिया। ऐसा लगता है मानो क्रेन की आत्मा एक महासागर के रूप में पूरी तरह से उजागर हो गई है, जो उसकी खोज और खोज की प्रतीक्षा कर रही है। क्रेन धैर्यपूर्वक देखता रहा, क्योंकि वह कभी कभी समुद्र को मंथन करता था। फिर हवादार आवाज में उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया हूँ। उन्होंने अपनी पीड़ा बिल्कुल सही स्तर पर व्यक्त की। डेली ने एक बार फिर उसका मार्गदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन स्पष्टवादी क्रेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, हम यहीं समाप्त करेंगे, आप जा सकते हैं। छुट्टी छोड़ो। हवादार आवाज गूंजती रही और डेली गायब हो गई। हवा और परछाइयां शांत होने लगी, क्योंकि सुगंधित शराब की अलौकिक गंध और सूक्ष्म गंध फिर से अधिक स्पष्ट हो गई। रंग अपनी सामान्य स्थिति में लौट आए और धुंधलापन महसूस नहीं हुआ। क्रेन का शरीर कांप उठा और उसने फिर से अपना संतुलन प्राप्त कर लिया। उसने अपनी आंखें खोली, जिन्हें बंद करने का उसे कोई स्मरण नहीं था, और उसने देखा कि चमकदार नीली लौ वाली मोमबत्ती अभी भी उसके सामने थी। डन स्मिथ अभी भी सोफे पर आराम से आराम कर रहे थे। काले हुड वाले बागे वाली डेली के लिए भी ऐसा ही है। आपने उस सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जो दुष्ट पागलों, मनोविज्ञान किमियागरों के समूह से संबंधित है? डन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और डेली को घूर कर देखा। जैसे ही डेली ने 2 छोटी बोतलें हटा दी, उसने शांति से उत्तर दिया, मुझे लगता है कि यह काफी सटीक है। कम से कम यह उन कुछ चीजों से मेल खाता है जिनसे मैंने पहले संपर्क किया है। डन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना डेली ने कंधे उचकाए और कहा, इस चालाक आदमी ने पीछे एक भी निशान नहीं छोड़ा। ये सुनकर क्रेन ने राहत की बड़ी सांस ली। दिखावा करते हुए उसने पूछा, ओह, ये खत्म हो गया? क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे मैंने अभी अभी झपकी ली है। वह एक पास था, है ना? शुक्र है, रिहर्सल के तौर पर मेरे पास भाग्य वृद्धि अनुष्ठान था। बस इसे ऐसे ही समझो। डन ने उसे रोका और डेली की ओर देखा। क्या आपने वेल्च और नाया के शरीर की जांच की है? आप जितनी कल्पना कर सकते हैं, लाशें हमें उससे कहीं अधिक बता सकती हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि वेल्च और नाया ने वास्तव में आत्महत्या कर ली थी। इसलिए जिस ताकत ने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया, उससे डरना जरूरी है। पीछे एक भी निशान नहीं छोड़ा गया। डेली खड़ी हुई और मोमबत्ती की ओर इशारा किया, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। कोबाल्ट नीली चमक गायब हो गई और घर तुरंत लाल रंग की धुंधली छाया से भर गया। डॉट डॉट डॉट। बधाई हो, आप अब घर लौट सकते हैं, लेकिन याद रखें, इस घटना को अपने प्रियजनों को न बताएं। आपको ये वादा करना होगा। डन ने क्रेन को दरवाजे तक ले जाते हुए कहा। आश्चर्यचकित होकर क्रेन ने पूछा, क्या बुरी आत्माओं द्वारा छोड़े गए शापों या निशानों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है? डन ने सरलता से उत्तर दिया, डेली ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्रेन शांत हो गया। जैसे ही उसकी पिछली चिंताओं का विचार मन में आया, उसने झट से पूछा, मैं कैसे आश्वस्त हो सकता हूँ कि अब से मैं परेशानी से मुक्त हो जाऊंगा? कोई चिंता नहीं। डन ने अपने होंठ हिलाए और कहा, अतीत में इसी तरह की घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर घटना से बचे 80% लोगों को किसी भी भयानक परिणाम का अनुभव नहीं होता है। हाँ, यह मेरी जानकारी पर आधारित है, मोटे तौर पर, कमोबेश। फिर अभी भी उन गरीब आत्माओं का 5वां हिस्सा है। क्रेन ने अपनी किस्मत आजमाने की हिम्मत नहीं की। तब आप एक नागरिक कर्मचारी के रूप में हमारे साथ जुड़ने पर विचार कर सकते हैं। इस तरह अगर कोई पूर्वगामी भी है तो हम उसे समय पर खोज सकते हैं। डन ने गाड़ी के पास आते हुए लापरवाही से कहा, या बस एक बियॉन्डो बन जाओ। आखिरकार हम नानी नहीं हैं। हम पूरे दिन आपकी देखभाल नहीं कर सकते और यहाँ तक कि यह भी नहीं देख सकते कि आप महिलाओं के साथ क्या करते हैं। क्या मैं? क्रेन ने बयान पर सवाल उठाया। बेशक, उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आखिरकार इतनी आसानी से नाइटहॉक्स का हिस्सा बनना और बियॉन्डर्स की शक्ति प्राप्त करना कैसे संभव था? वह बियॉन्डर्स की शक्ति थी। डन रुका और उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर बगल में घुमाया। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ये निर्भर करता है। क्या? उसके शब्दों में परिवर्तन ने क्रेन को चौंका दिया। जवाब देने से पहले क्रेन ने गाड़ी के पास घूर कर देखा। सच में? आप किससे मजाक कर रहे हैं? क्या बियॉन्डर बनना इतना आसान है? डन हल्के से हंसा। उसकी बुरी आंखें गाड़ी की छाया में छिपी हुई थीं। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? दरअसल जब आप नाइटहॉक बन जाते हैं तो आप बहुत कुछ खो देते हैं। उदाहरण के लिए आज़ादी। भले ही हम अब इस बारे में बात न करें, एक और मुद्दा है। सबसे पहले, आप पादरी वर्ग के सदस्य नहीं हैं, नहीं भक्त हैं। आप जो चाहें वह नहीं चुन सकते या सबसे सुरक्षित तरीका नहीं चुन सकते। और दूसरी बात, डन ने गाड़ी का हैंडल पकड़ लिया और आगे बढ़ते हुए गाड़ी पर चढ़ गया। उन मामलों में से जिन्हें हम मैंडेटेड पनिशमेंट, मशीनरी हाइव माइंड और अन्य न्यायपालिकाओं को सालाना निपटाना पड़ता है, उनमें से 1/4 बियॉन्डर्स के नियंत्रण खोने का परिणाम थे। 1/4 बियॉन्डर्स जिन्होंने नियंत्रण खो दिया। क्रेन अवाक रह गया। तभी डन थोड़ा मुड़ा। उसकी भूरी आंखें गहरी थीं।